हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मानव के अगर विकास नहीं हो पाता है तो कहते हैं देश का भी विकास नहीं होता। अगर देश का विकास नहीं होता है तो मानव का भी विकास नहीं होता। कहते हैं दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू के अंतर्गत ही आती हैं। अगर एक का विकास होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा का विकास होगा। यही सब बातों पर यहाँ पर जो उजागर करता नजर आ रहा है मानव विकास सूचकांक, तो यही जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा जो आज चैप्टर हम करेंगे वो मानव विकास रहेगा। मानव विकास चैप्टर कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और हर एक बच्चे के सिलेबस के लिए जिनके में मानव विकास सूचकांक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप इसी तरह त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहें। कहते हैं अगर बात करें हम मानव विकास सूचकांक की, तो कहते हैं मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। यानी मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है जिसके द्वारा किसी देश के मानव विकास की औसत उपलब्धियों को मानव विकास के 3 आधारभूत आयामों के आधार पर मापा जा सकता है कि देश में कितने तरक्की हुए हैं। और इसके लिए 3 आयाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 आयाम इस प्रकार है। पहला आयाम है दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन। दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन होना काफ़ी महत्वपूर्ण है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना सबका जो है प्राथमिक अधिकार है। ठीक है, इसलिए ज्ञान को जो है सुचारू रूप से वितरित करने की आवश्यकता है। ठीक है, और तीसरी बात जो आता है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत वो है एक शिफ्ट और शालीन जीवन जीना। यानी एक शिफ्ट और शालीन जीवन जीना जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता की ओर इशारा करता है। अब देखिए, इन तीनों आयामों के जो निम्नलिखित तरीकों से मापा जा सकता है, तो इनको तीनों को मापने के क्या प्रावधान है, चलिए देखते हैं क्या पॉइंट आगे दर्शाया गया है। अब देखिए, इन्हीं को 3 आधारभूत यहाँ तरीके दिए गए हैं इनको मापने के लिए। तो पहला तो यही आता है कि स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु का मापन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है कि जब जन्म बच्चा लेता है तो उसका जो है किस प्रकार हालात है, कैसे वो जन्म लिया है, उसका क्या कंडीशन है। तो स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु को मापन जो है जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो ये पहली जो है इंडिकेटर के रूप में आप समझ सकते हो, यानी मापन तौल के रूप में समझ सकते हो। दूसरा बात यही आता है ज्ञान का मापन प्रौढ़ साक्षरता दर यानी 2/3 के आधारित है। आपको पता है ज्ञान का जो है मापन हम प्रौढ़ साक्षरता दर के रूप में कर सकते हैं। यानी जो भी बच्चे जो है अभी बालिग हैं उनको जो है सिंपल सी बालिग नाबालिग बच्चों को जो है शिक्षा देना जरूरी है। यानी जो एडोलेसेंस बच्चे हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षा होना जरूरी है। इसलिए सरकार ने 8th क्लास तक जो है बच्चों को जो है शिक्षा फ्री किया गया है। ठीक है, उनको जो है मिड मील के अंतर्गत जो है भोजन भी प्रोवाइड्स किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और संयुक्त प्राथमिक द्वितीय और तृतीय स्तर पर जो है सकल नामांकन दर के अनुपात जो है 1/3 आधारित से भी होता है। तो ये सारे चीज़ें जो है काफ़ी जो है देश हित के लिए है और ये महत्वपूर्ण भी है। तीसरा पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है शिफ्ट और शालीन जीवन जीने का मापन उस देश के जो है सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के अंतर्गत की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये इंडिकेटर के रूप में देखा जा सकता है कि शिफ्ट और शालीन जीवन जीने का मापन उस देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के अंतर्गत लिया जाता है। और प्रति व्यक्ति जो है क्रम शक्ति अमेरिकी डॉलर में के संदर्भ में की जाती है। और इस क्रय शक्ति को जो है समरूपता को हम पीपी के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक उपयुक्त वर्णित सभी आयामों को जो है संपूर्ण जो है योग मात्र होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मानव विकास सूचकांक होती क्या है। मानव विकास सूचकांक जो होती है यानी जीडीपी सभी आयामों के संपूर्ण योग मात्र होता है। इन सभी चीज़ों को जोड़ जो होती है के मात्र होता है। यानी ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभी जो है पैसों को जो अगर हम आयामों को जोड़ते हैं तो वो मानव विकास सूचकांक कहलाता है। और कहते हैं ये मानव विकास के सरगमी विकास के चित्रित नहीं करता है अतुल ये परंपरा विकास मापक आय से हटकर किसी की दशाओं में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाने का ये प्रयत्न की जाती है। यानी देखा जाए तो ये जो है परंपरागत विकास मापक या आय से हटकर है ये थोड़ी सी, और ये जो है सकारात्मक वृद्धि को दर्शाने के लिए एक प्रयत्नशील बात बताई गई है। यह जो है प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। कि मानव प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में
क्या उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है, तो ये मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत हमें ये बात समझ में आती है। और यह सूचकांक एक प्रकार की जो है बैरोमीटर के समान है, यानी नापने का ये सबसे अच्छा बैरोमीटर है जो मानव कल्याण के उपगमों को जो है हो रहे परिवर्तन को मापता है कि जो मानव में बदलाव देखने को मिल रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मापने के लिए ये काफ़ी सक्षम है तथा देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में हो रहे परिवर्तन की प्रगति की तुलनात्मक स्थिति को प्रदर्शित करने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है कि देश में किस प्रकार के परिवर्तन को यहाँ पर प्रदर्शित है, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है। मानव विकास की अवधारणाओं के आधार जो है स्वतंत्रता तथा जो है मुक्त विकास है, यानी भारत देखिए कहते हैं महत्वपूर्ण बात यह आता है कि मानव विकास की अवधारणाएं सिर्फ स्वतंत्रता और मुक्त विकास से ही लिया गया है। हम विकास का स्वतंत्रता के साथ पर्यायवाची रूप में देखते हैं क्योंकि विकास देखिए अगर होगा तो स्वतंत्रता भी रहेगी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाई गई है। प्राय लोग में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने के ना तो क्षमता होती है और ना ही स्वतंत्रता होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता और उनकी आर्थिक गरीबी, सामाजिक भेदभाव जैसे अनेक कारण भी हो सकते हैं। अंततः मानव विकास का उद्देश्य मानवों में उनकी क्षमता, सामर्थ्य एवं मानवीय योग्यताओं को बनाना एवं बढ़ाना होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पॉइंट के रूप में है कि मानव विकास का उद्देश्य मानवों में उसकी क्षमता, सामर्थ्य और मानवीय योग्यताओं को जो है बनाना और बढ़ाना है। तो ये काफ़ी रहता है महत्वपूर्ण। मानवीय सामर्थ्य का मतलब उन तमाम चीज़ों को कर सकने की क्षमता को विकसित करना है जिसके द्वारा वह सार्थक जीवन जी सके तथा समाज में जो है प्रतिभागिता करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकने में जो है स्वतंत्रता एवं आनंद ले सके। व्यक्तिगत अधिकार एवं स्वतंत्रता मानव विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, परंतु ऐसे अधिकार एवं स्वतंत्रता का उपभोग कर सकने की पाबंदी कुछ लोगों पर लग सक जाती है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अगर स्वतंत्रता का उपभोग कर सकने की पाबंदी कुछ लोगों में लग जाती है, क्योंकि कहते हैं अगर गलत रहेगा तो उस व्यक्तियों में तो होता है, क्योंकि वो व्यक्ति गरीब होने के साथ साथ कहते हैं ना अपराधी किस्म के होने के साथ साथ वो व्यक्ति गरीब है, बीमार है, निरक्षर या सामाजिक भेदभाव के कारण अपेक्षित है। तो इन कारणों से भी उनको पाबंदी लगाई जा सकती है कि वो गरीब रहते हैं, अमीर, बीमार है, निरक्षर है, सामाजिक भेदभाव के कारण अपेक्षित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। आक्रामक संघर्ष के जो है अंकित यह है फिर भी राजनीतिक पहचान से वंचित है। इन्हीं सब कारणों से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP जो है मानव विकास प्रतिवेदन 1990 के आरंभिक रिपोर्ट में जो है लेखकों को उपरोक्त सूचना के जो आवश्यक विकल्पों के रूप में परिभाषित तथा उल्लेख भी किया गया था और इस विकल्पों की जो है अनुपस्थिति अनेक अवसरों पर अवरुद्ध कर सकती है। लेकिन कुछ बातें जो होती है अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त होती है। अंततः लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, यानी लोगों के जो है विकल्पों में काफ़ी वृद्धि करना भी जरूरी है और उनके जीवन में सुधार एवं सार्थकता का विकसित करना यानी विकसित करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। लोगों में क्षमता का निर्माण करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोगों में क्षमता का निर्माण करने की प्रक्रिया को यह मानव विकास कहते हैं। ठीक है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विकास के प्रक्रियाओं को नए तरीके जो है सुनियोजित करने होंगे ताकि विकास लोगों के जो है चतुर्दिक हो, न कि लोग विकास के इर्द गिर्द घूमें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। आर्थिक विकास और मानव विकास में जो है मूलभूत अंतर यह होता है कि जहां आर्थिक विकास के सारे प्रयास आय बढ़ाने में संकेंद्रित होते हैं। देखिए आर्थिक अगर विकास आप कर रहे हो तो आर्थिक विकास का जो सीधा मतलब यही निकलता है कि आप जो है अपने आय को बढ़ाने में हर संभव कोशिश कर रहे हो। वही मानव विकास का जो है अध्ययन मानव जीवन के सभी पहलुओं के विकास करने से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आर्थिक विकास का मतलब होता है पैसे से और मानव विकास का जो होता है कि मानव के जीवन में किस प्रकार जो है उसको विकास की रास्तों को दर्शाएं। ये पहलू जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भी हो सकती है, यानी ये पहलू को हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी कह सकते हैं कि हम उसके मानव विकास को हम कैसे दर्शा रहे हैं।
आर्थिक विकास में मानवीय विकास एक आवश्यक घटक के रूप में, देखिए आर्थिक विकास, मानवीय विकास, अगर मानव विकास करेगा तो सबसे पहले उसको आर्थिक विकास करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक विकास नहीं करेगा तो मानव का विकास ही संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आर्थिक विकास मानव विकास की एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो मानव का विकास होना संभव ही नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके पीछे मूलभूत भावना यह है कि आय का सदुपयोग न केवल आय वृद्धि मात्र है, बल्कि इसके प्रयोग से मानव विकास के विकल्पों को निर्धारित करने से भी है, क्योंकि किसी भी देश के वास्तविक जो है परिसंपत्ति उसके मानव संसाधन ही है। देखिए, अगर मानव संसाधन की बात करें तो ये किसी भी देश की वास्तविक परिसंपत्ति है कि मानव संसाधन, क्योंकि मानव पावर काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अंततः विकास का लक्ष्य मानव जीवन के साधन एवं सुविधाएं उत्पन्न करना ही होना चाहिए। तो जनरली सी बात है, ये हर एक देश, हर एक राज्य, हर एक समय का मांग है कि मानव जीवन में देखा जाए तो साधन एवं सुविधाओं संपन्न करने की आवश्यकता है कि मानव हर चीज़ से जो है परिपूर्ण रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास के सूचकांकों के अलावा अन्य 4 जो है सूचक या संकेतक को चुना गया, जो कि आपके समक्ष यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कहते हैं पहला तो यही कि मानव गरीबी सूचकांक, जिसको हम HPI 1 के नाम से जानते हैं, जो विकास देश के लिए जरूरी है, यानी मानव गरीबी सूचकांक विकासशील देशों के लिए। मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI 2 कुछ चुने हुए DECD देशों के लिए। और तीसरा जो है लिंग आधारित विकास सूचकांक, यानी लिंग आधारित विकास सूचकांक, जिसको GDI भी कहते हैं। और चौथा जो है लिंग शक्तिकरण उपाय, यानी GEM। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चारों प्रक्रियाएं थी, इंडिकेटर थी जो जरूरी थी। इन चारों के दिए गए सूचकांकों में HDI, HPI 1 तथा GDI के आकलन में 3 प्रमुख आयामों पर जो है विचार किया जाता है। लंबी आयु एवं स्वास्थ्य जीवन, लंबी आयु, स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान, साक्षरता एवं शीलन जीवन स्तर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है और महत्वपूर्ण आयाम भी कह सकते हो उसको। पर इनमें से कुछ संकेत इन्हीं आयामों के भीतर कुछ अलग एवं हटकर भी है। आइए इन सूचकांकों के बीच की जो समानताएं एवं असमानताएं उन्हें नीचे हम देखते हैं। तो हमारे समक्ष एक सारणी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम इन तीनों के विषय में जो है तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके तीनों के जो है क्या विश्लेषण किया गया है यहाँ पर। देखिए, इस टेबल में इन तीनों का जो है विश्लेषण किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस विश्लेषण को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए तो कहते हैं सबसे पहले तो यही आता है कि लंबी आयु एवं स्वास्थ्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मुद्दे क्या हैं? जन्म के समय प्रत्याशी आयु का क्रम। अब देखिए इसमें थोड़ा सा गलत यहाँ पर प्रिंट हो रखा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो पहला आएगा लंबी आयु एवं स्वास्थ्य, यानी मुद्दे क्या है? लंबी आयु एवं स्वास्थ्य। और HDI के अंतर्गत जो है जन्म के समय प्रत्याशी आयु का संकलन। ये लाइन जो है थोड़ा सा अलग हो गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद HPI 1 जो है जन्म के समय 40 वर्ष की आयु न पार कर सकने की संभावना को दर्शाता है। लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करें GDI की, तो जन्म के समय प्रत्याशी आयु का आकलन को दर्शाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात जो है इसके मुद्दे हैं ज्ञान की। तो ज्ञान जो है मुद्दा है। अगर हम HDI की बात करें तो कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा की दर 2/3 जो है अंक निर्धारित की गई है और प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्तर का जो है मिली जुली संकलन दाखिल या प्रवेश लेने वालों की संख्या का अनुपात जो है 1/3 अंक निर्धारित की गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद HPI की बात करें तो सबसे पहले HPI इसी बात को दर्शाता है कि प्रौढ़ साक्षरता दर, और दूसरा जो है ऐसे लोगों को प्रतिशत जिन्हें शुद्ध जल स्रोत से पहुंच नहीं है, यानी जिनके पास शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो इसको जो है HPI 1 दर्शाता है। वो अगर हम बात करें तीसरी की, तो जो कि जो है GDI है। GDI जो है प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्तरों के मिले जुले जो है सकल अनुपात को दर्शाता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में जो इसका मुद्दा है वो है जो है शालीनता से जीने का जीवन स्तर, यानी शालीनता के साथ आप अपना जीवन जो है चलाइए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहले पॉइंट के अंतर्गत जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP,
प्रति व्यक्ति क्रम शक्ति और अमेरिकन डॉलर में नापा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो दर्शाई गई है, 1 वर्ष के औसत से कम वजन वाले बच्चों का जो है प्रतिशत यानी PPP, 3 P बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चौथी बात को दर्शाई गई है यहाँ पर, तीसरे जो है पॉइंट को दर्शाई गई है वह अनुमानित अर्जित आय यानी PPP अमेरिकन डॉलर में। तो सारे के सारे जो आकलन हो रहे हैं अमेरिकन डॉलर में हो रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है कि मानव विकास ही क्यों, आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट को ही प्रायोरिटी क्यों दी जाती है, क्यों ज़रूरी है ये। तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पर जो है 6 पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मानव विकास के अंतर्गत बताई गई है कि मानव विकास ही क्यों ज़रूरी है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पाल स्टेंस की, जो विकास अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जो है विकास के 6 कारणों की पहचान की और ये कारण जो है जिसके बारे में हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इन कारणों का जो है 6 कारणों का जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो पॉइंट यही दर्शाता है कि विकास के प्रयासों के अंतिम लक्ष्य मानवीय दशाओं में सुधार करना है। देखिए, विकास का प्रयास सदैव यही रहता है कि मानवीय दशाओं में जितना हो सके सुधार किया जाए। उन्हें अपने आप को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक विकल्पों को बढ़ाना है, यानी अपने आप को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक जो है विकल्पों की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है यहाँ पर मानव विकास के अंतर्गत। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट जो है, मानव विकास उच्चतम उत्पादकता का एक उत्तम साधन है। यानी मानव विकास जो है उच्चतम उत्पादकता का जो है उत्तम साधन। जितना मानव होगा, जितना मानव विकास होगा, जितना मानव होगा, उतना ही उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी। तो तभी तो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत ये कार्य करेगा। इसलिए जो है मानव विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और कोई भी चीज़ के उत्पादन के लिए ज़रूरी भी होता है। एक सुपोषित, स्वास्थ्य और सुशिक्षित, कुशल एवं जागरूक श्रमिक शक्ति सर्वाधिक जो है उत्पादक परिसंपत्ति है। देखिए, अगर आपको जो है यहाँ पर मानव विकास क्यों इम्पोर्टेंट है तो ये जानना है तो बहुत आसान शब्द है यहाँ पर। अगर देखिए, एक सुपोषित, स्वास्थ्य और जो है सुशिक्षित और कुशल एवं जागरूक श्रमिक चाहिए तो कहते हैं इसके लिए जो है परिसंपत्ति जो उत्पाद के रूप में जो है मानव विकास वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अंततः उत्पादकता के आधार पर इन क्षेत्रों में किया गया पूंजी निवेश न्याय संगत मानी जाती है। यानी उत्पादकता के अंतर्गत अगर आप पूंजी निवेश करते हो इन क्षेत्रों में तो ये न्याय संगत कहलाएगी। इससे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने में सहायता भी मिलती है। यानी इसमें देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर जो बढ़ रही होती है उसमें काफ़ी महत्व रखता है। मानव विकास का जो है भौतिक पर्यावरण में मैत्रीपूर्ण संबंध है। यानी मानव विकास का भौतिक पर्यावरण में जो है मैत्रीपूर्ण संबंध है, क्योंकि जब गरीबी घटती है तो जो कहते हैं जंगलों की कटाई, मरुस्थलीकरण और मृदा अपक्षण का अपदन में कमी आती है। तो जनरल सी बात है, अगर देखिए अगर इन चीज़ों का घटती है तो जनरल सी बात है जो जंगलों की कटाई होती है उसमें भी काफ़ी जो है कमी आ सकती है। और जो मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, क्षेत्र में मरुस्थल बढ़ रहे हैं, उसके भी जो है कमी आ सकती है। और मृदा अपरदन में कमी भी काफ़ी आ सकता है। तो ये काफ़ी जो है मानव विकास काफ़ी महत्व रखता है अपने जगह पे। कहते हैं मनुष्य की गरीबी में रहन सहन की दशाओं में सुधार से एक स्वास्थ्य नागरिक समाज के निर्माण भी होता है। देखिए, कहते हैं अगर देश के नागरिक स्वास्थ्य हैं तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों के स्वास्थ्य देश का स्वास्थ्य बनता है। इसलिए मनुष्य की गरीबी एवं रहन सहन की दशाओं में सुधार होगा तो एक जो है सामाजिक जो रहेगा, समाज जो रहेगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और उसमें अधिकतम जो है स्थिरता लाने में सहायता भी मिलेगा, काफ़ी स्थिरता लाने में सहायता मिलेगा। कहते हैं मानव विकास से समाज जो है उथल पुथल में कमी तथा राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो मानव विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो समाज में उठ रहे उथल पुथल में काफ़ी कमी ला सकती है और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में भी काफ़ी सहायता दे सकती है। इसलिए मानव विकास को काफ़ी महत्व दिया जाता है। अब तक आप मानव विकास की आवश्यकता व महत्ता को समझे हैं और ये ज़रूरी भी था। अब हम जो है इसी पर विकास में संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत की स्थिति पर विचार करेंगे कि भारत का स्थिति जो है
पूरे विश्व में किस स्थान पे, किस पायदान पे है, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और भारत में मानव विकास के स्तर पर कम होने के कारणों को जानने की हम प्रयत्न करेंगे। तो ये सब होगा जब आप तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहोगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। भारत के अगर देखें भारत की मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ, तो कहते हैं अगर भारत के मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ देखें तो कहते हैं इतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए। कारण कई होते हैं, लेकिन उन कारणों से शायद जो है आज तक जो है छुटकारा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से भारत में जो है मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ काफ़ी प्रफुल्लित नहीं हुई है। और कहीं बहुत से कारण भी हैं जिसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ इस तरह से क्यों हैं। अगर हम देखें, अगर कुछ रिपोर्ट देखें कि मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार विश्व के कुल 177 देशों में भारत का स्थान जो था 127वें स्थान पर था। किसमें? मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियों के अंतर्गत। कहते हैं सभी 177 देशों की 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। ये थे उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग की श्रेणी। यानी इसको देखा जाए तो हाई, मीडियम और लो के कैटेगरी में इसको जो है बनाया गया था। वो देश के जिनके मानव विकास सूचकांक का मूल्य जो है 0.80 एवं उससे अधिक है, उन्हें उच्च वर्ग में गिना जाता है। यानी देखा जाए तो 0 से 80 जिनके होते हैं उनको उच्च वर्ग में गिना जाता है। और इसी प्रकार मध्यम वर्ग की श्रेणी वाले देशों में जो है मानव विकास सूचकांक को जो है 0.50 यानी 500 से 0.199 के बीच होता है। तो एक कहते हैं 0.500 से लेके 0.799 के बीच जो होता है मध्यम कैटेगरी की होती है। ठीक है, और जो हाई कैटेगरी की होती है वो 800 से ऊपर होता है, समझे। और ये सारे देश जो है जिनके सूचकांक जो है 0.50 से कम है, उन्हें निम्न मानव विकास वाली श्रेणियों में गिना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात के ऊपर यहाँ पर जो है उजागर किया गया है। अगर हम कुछ आंकड़े और देखें तो आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा कि भारत का स्थान किस जगह आता है। कहते हैं भारत का अगर स्थान हम देखें तो पूरे विश्व में सबसे नीचे स्थान पे आ रहा है। कहते हैं कुछ ही देश जो है हमसे पीछे हैं, ठीक है, तो सभी देश हमसे आगे ही है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 177 देशों में भारत का स्थान 127वां है। तो इसमें कितने का डिफरेंस हो सकता है? 50 का डिफरेंस हुई होंगे। 50 देश हमसे कम है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, बाकी उससे अधिक सारे देश जो है हमसे बेटर हैं। अब चलिए उन्हीं बेटर देशों के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की हम कोशिश करें। कहते हैं भारत का स्थान मध्यम विकास श्रेणी में रखे जाने वाले देशों में सबसे नीचे आता है। यानी भारत का स्थान सबसे नीचे आता है। हमारे पड़ोसी देश जैसे चीन जो है 50वां स्थान है। यानी चीन का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्थान है। इवन कि श्रीलंका को भी देखिए कि 93 स्थान है। मालदीव 96 है, भारत से जो है 127वें स्थान पर है, बहुत ही ऊपर स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है दूसरे देशों की तुलना करके। भारत के ठीक नीचे स्थान पाने वाले अन्य जो है पड़ोसी देश जो है से म्यांमार है, भूटान है, पाकिस्तान है तथा नेपाल है। अब देखिए भारत इतनी विकसित होने के बाद भी हम श्रीलंका से भी पीछे हैं। चीन से तो चलिए पीछे हैं ही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब इतना पीछे होना बहुत ही गलत यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सूचकांक को कैसे जो है मानव विकास सूचकांक हमारे लिए जो है बहुत ही सबक बना सकता है आने वाले टाइम में। भारत से नीचे सूचकांक वाले अधिकांश देश अफ्रीका महाद्वीप के भी हैं तथा कुछ देश जो है एशिया महाद्वीप के हैं। यदि हम पिछले 30 वर्षों की स्थिति को देखें तो इतने में कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति मानव विकास श्रेणी सर्वधर्म में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। लेकिन कहते हैं इतना अधिक सुधार नहीं हुआ है जो कि संतोषजनक हो। और ये बात हम जब इस सारणी को जो कि भारत मानव विकास सूचकांक प्रवृत्तियाँ 1975 से लेकर 2007 के बीच में जो दिए हैं उसमें ये बात भली भांति आप समझ सकते हो कि भारत में किस प्रकार जो है इसकी विकास हो रहा है। लेकिन ये संतोषजनक नहीं है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। चलिए हम देखते हैं जो हमारे समक्ष आया है सारणी, उसको हम अध्ययन करें और जानें कि भारत के किस साल में क्या कंडीशन थी अगले 30 साल के अध्ययनों के अंतर्गत। इस जो है सारणी में आप भली भांति देख सकते हो कि 1975 से लेकर 2007 के आंकड़े दिखाए गए हैं। इसमें मानव विकास सूचकांक है। आप देखिए मानव विकास सूचकांक अगर 1975 से बात करें तो ये मध्यम से भी कम है। 1980 में जाए तो मध्यम से भी कम लो कंडीशन में है। यानी पहले 3 सालों में जो है लो कंडीशन दर्शाया गया,
ठीक है, यानी 1975 से लेकर 1985 तक जो है भारत की कंडीशन 10 सालों में मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत बहुत ही लो थी। लेकिन 1990 में कुछ सुधार हुआ, जहां 500 के आंकड़े से ऊपर बढ़ा, ठीक है, और 1995 में थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा, और 2000 में और बढ़ा, 2005 में और बढ़ा, जहां 602 पे आ गया। तो आप समझ सकते हो कि भारत की कंडीशन कितनी कम है, और ये मध्यम श्रेणी में आता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो भारत का जो है मानव विकास सूचकांक में अभी भी मध्यम श्रेणी में ही दर्जा प्राप्त है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय। कहते हैं भारत इतना विशाल, इतना विभिन्नताओं से भरा हुआ देश होने के पर भी इसमें जो है मानव विकास सूचकांक इतने लो कंडीशन में है। तो ये बात काफ़ी महत्व रखता है। यद्यपि पिछले 30 वर्षों में कुछ प्रगति जरूर हुई है, पर यह संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। हुआ तो है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई है जिसको हम कहेंगे कि हाँ हमारे जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करके दिखा दिया। इस बात को हम जो है ताली नहीं ठोक सकते। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के अनेक छोटे छोटे देश जैसे फिजी, मंगोलिया, टेनेसिया भारत के काफ़ी ऊंचे स्थान पे, देखिए छोटे छोटे देश जो हैं कितने ऊंचे स्थान पे है, और भारत इतना विशाल होने के बाद भी जो है मध्यम श्रेणी में ही आया है। भारत को 2000 कहते हैं 0.501 से जो है 800 सूचकांक वाले मध्य श्रेणी के जो है उच्च स्थान पाने के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे, और कहते हैं ये प्रयास पर्याप्त नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आती है राजनीति के, जहाँ पर लोग भारत के विकास के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ सीट पाने के लिए ही कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय होगा जब तक ये राजनीतिक लोग नहीं समझेंगे कि भारत का जो है मानव विकास सूचकांक कैसे बढ़ाया जाए, तब तक ये स्वरूप हो ही नहीं सकता। कहते हैं आप कभी भी देखिएगा सिर्फ सीट के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं आपस में, और नए नए कमेंट होती रहती है, तो शायद बहुत ही मुश्किल जो है दुष्कर्म कार्य आने वाला समय में हो सकता है। यदि मानव विकास की वर्तमान गति से भारत की उच्च विकास की श्रेणी में 0.80 एवं उससे भी अधिक है। कहते हैं प्रवेश के लिए कम से कम 30 वर्ष और चाहिए। अब देखिए कहते हैं 800 की कैटेगरी में प्रवेश करने के लिए 30 वर्ष और चाहिए। मुझे तो लगता है ये 50 वर्ष में भी संभव नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, देखिए उस देश में जो है ये सब हासिल किया जा सकता है जहां देश के लिए लोग कार्य करते हैं, लेकिन उस देश में होना संभव नहीं होता है जहां पर लोग जो है सिर्फ सीट के लिए कार्य करते हैं। भारत में विकास हुआ है, इसका कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहते हैं ये इतना होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, और 21वीं शताब्दी में भारत का विकास न हो ये सही नहीं है। अब कहते हैं हमारे आज़ाद हुए भी बहुत काफ़ी समय हो गया है, अब तो हमें गुलामी वाली बातें को भी सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं आज राजनीति में जो उथल पुथल होती रहती है, इसका भी प्रभाव इन सब में देखने को मिलता है। तो यही तो मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी अगर किसी पद पे है तो एक बात को भली भांति समझ लेना चाहिए उनको कि वो निजी नहीं है, वो सार्वजनिक है। निजी कभी फैसला कोई भी चीज़ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है पूरे देश के भविष्य हैं, इसलिए सार्वजनिक फैसला लेना चाहिए। सभी लोगों को भलाई को देखते हुए, पूरे देश की भलाई देखते हुए फैसला लेना चाहिए। कुछ जो राजनीतिक नेताएं होते हैं वो जो होते हैं सिर्फ निजी फैसला लेते हैं, जो कि देश की भलाई के लिए कदाचित उचित नहीं है। इसके सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्र विशेष गरीबी उन्मूलन के लिए अथक परिश्रम करना होगा। तो देखिए बात यहाँ पर शिक्षा की आ गई, तो शिक्षा में सरकार ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जो प्रयत्न होना चाहिए वो नहीं है। आज के समय में शिक्षा के लिए सरकार ये जरूर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने तो हर क्षेत्र में स्कूल शिक्षा खोल दिया, लेकिन सरकार को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपने स्कूल भी खोल दिया, टीचर भी प्रोवाइड्स कर दिए, लेकिन जो टीचर बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वो तो गायब रहते हैं। आप इस बात पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? आप कोई भी स्कूल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, उन बच्चों से जो है साक्षात्कार कीजिए, आपको बच्चे बताएंगे कि वहाँ पर टीचर जो है कभी कभाल ही आते हैं और आके अपना अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई नहीं हो सकता, शिक्षा क्षेत्र ऐसे नहीं बढ़ सकता है। आज देखा जाए तो बड़े बड़े स्कूलों में भी मैंने देखा है बच्चों की कंडीशन वो नहीं रहती है जो होना चाहिए। आज बच्चों की कंडीशन बहुत बेकार होता जा रहा है, ठीक है। और कहते हैं स्वास्थ्य का, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का भी भारत में अच्छा कंडीशन नहीं है। भारत में स्वास्थ्य कंडीशन अच्छा क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे देश में जो है घूसखोरी है। कारण ये रहता है कि जो व्यक्ति, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो अच्छा नंबर लेके आता है, उसके बड़े बड़े जो है कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता है, MBBS में नहीं हो पाता है, चाहे BDMS में किसी में भी नहीं होता है।
वहाँ पर तो अमीर लोग के बच्चे जो है घूस दे के पहले ही अपना सीट बुकिंग करवा लेते हैं और गरीब बच्चे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ते हैं, आत्महत्या का, चाहे दूसरा जो है फील्ड अपना लेने का। तो अच्छे डॉक्टर जो है नहीं मैन्युफैक्चर बन रहे हैं, नहीं अब बन रहे हैं। सब के सब जितने भी आप चले जाइए डिस्पेंसरी में चाहे हॉस्पिटल में, वहाँ पर मोबाइल लेके वो जो है जब भी आप कोई प्रॉब्लम बताइएगा तो मोबाइल में रिसर्च कर रहे होते हैं दवाई इसको कौन सा हम दें, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। पुराने समय के डॉक्टर बहुत ही जुझारू टाइप के थे, बहुत सुलझे हुए थे और बहुत ही सक्षम थे, लेकिन आज के समय में नहीं हो पा रहा है। रीज़न यही है कि आज सबको जो है आराम से बैठ कुर्सी चाहिए, ठीक है, चाहे उसके लिए वो जैसे मर्जी पैसे लगाए, जो मर्जी करे। तो इससे स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको ही बताना चाहूँगा, जितने भी अमीर जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जो मिनिस्टर सब के बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल में जाके क्यों नहीं पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? जब सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छा है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? ये बात आपके लिए क्वेश्चन छोड़ गया हूँ, कमेंट अवश्य कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर सरकार ये पीठ ठोक रही है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बहुत बेटर है, मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन कोई मंत्री अगर बीमार पड़ता है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल की जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों ले जाया जाता है? आप समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? सिर्फ ये बात कहते ना दिखावा है, सिर्फ ये कागजी बातें हैं कि बहुत सुंदर बनाई गई है स्वास्थ्य व्यवस्था, लेकिन कोई बीमार अगर पड़ेगा ना मंत्री डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करेगा। तो ये सोचिए कि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ सरकार जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र तो और भी गई गुजरी है। आप एक मजदूर से जाके पूछ लीजिए कि दिन की दिहाड़ी कितनी है, मुश्किल से वो 400-300 ही बताएगा। और होता है, सरकार ने रजिस्टर कर रखा है कि 500-600 से अधिक होना चाहिए, लेकिन जो ठेकेदार है उसको 300 या 200 ही पकड़ाता है काम के लिए। तो कैसे हमारा आर्थिक व्यवस्था भी सुधरी हुई है। लेकिन अगर देखिएगा बड़े बड़े अफसरों लोगों को देखिएगा तो उनका तो एक बार सिर्फ राजनीति में एंट्री होनी चाहिए, उनका पेंशन भी लग जाता है, उनका घर भी मिल जाता है, उनकी गाड़ी भी मिल जाती है, सब व्यवस्था हो जाती है उनके लिए। लेकिन आम गरीबों के लिए सरकार ने कभी नहीं सोचा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक आप सोचिएगा कि भारत बहुत विकास हो गया, भारत बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन मैं अगर वास्तविकता सरकार को आईना दिखाऊं तो मैं ये बता सकता हूँ कि भारत का विकास अभी नहीं हुआ है, अभी न के बराबर हुआ है, क्योंकि यहाँ विकास की कोई चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक रोड भी अगर आपको टूटा होगा आपके क्षेत्र में तो उसको बनने में कम से कम 2 साल लग जाएगा, कोई पुल बनना होगा तो 5 साल लग जाएगा। तो ये किस चीज़ की विकास की बात कर रहे हैं? चाइना में अगर आप देखिए कोई भूकंप आता है पूरा घर तहस नहस हो जाता है और चंद सेकंड में देखिए पूरा महल खड़ा हो जाता है, तो उसे विकसित देश कहते हैं, उसे कहते हैं कि हाँ वहाँ पर कुछ कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ उनका जो है राजनीतिक करने आता है, सिर्फ कागजी बातें करने आता है। सरकार कहती है कंप्लेंट करो, सरकार कहती है मोबाइल में बना के दिखाओ, अरे सब कुछ प्रयत्न कर लो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा जो है मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाला कारक है। अगर इन चीज़ों को सुधार लिया जाए तो भारत जो है नंबर 1 बन सकता है, लेकिन शायद ये सपनों में ही होगा। हकीकत तो मुझे नहीं लग रहा है कि कभी होने वाला है, कि जब तक ये राजनीति की जो पाठ नहीं ख़त्म होगी तब तक जो है ये संभव नहीं होगा। इवन कि गरीबी उन्मूलन की तो बात बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ लिखा हुआ है गरीबी उन्मूलन, अब लगता है अब गरीबी कभी ख़त्म हो पाएगी? कहते हैं कोई भी देश की गरीबी तब ख़त्म होता है जब जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या कम जाए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। आप कभी कभी न्यूज़ में देखते होंगे कि एक भीख मांगने के वाले के पास करोड़ रुपया आ गया, अरे भाई वो भीख क्यों नहीं मांगेगा जब उसके पास करोड़ रुपया आ गया है? तो सोचिए ये गरीबी उन्मूलन कहाँ से हो पाएगा? गरीब बंदों को तो सरकार सता रही है। अब एक बात मैं अब इस पे प्रश्न और भी उठाता हूँ। अब देखिए कई क्षेत्रों में कई राज्यों में सरकार ने क्या किया है, अब छोटे बच्चों का एडमिशन का सवाल होता है, जो नर्सरी की होती है पहले ड्रॉ से निकाली जाती थी, चलो हाथ से निकाली गई, किस्मत बच्चा का था निकल गया। लेकिन आज का सिस्टम क्या कर दिया है सरकार ने, 0.1 किलोमीटर बच्चे जितने भी फॉर्म भरेंगे हम पहले उनको सेलेक्ट करेंगे। भाई इसमें किस्मत की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो किस्मत वो होना चाहिए जहाँ पर 0.1 किलोमीटर में जो बच्चा पढ़ रहा है। अब सोचिए कि 0.1 किलोमीटर के जो क्षेत्र होगा स्कूल के, उन्हीं बच्चों का पढ़ाई होगा हर साल, वही बच्चे बेटर बनेंगे। लेकिन जो 4 किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर में है और उनके पास कोई स्कूल नहीं है, वो बेचारे तो कहाँ जाएंगे? वही सरकारी स्कूल में जहाँ पर जो है टीचर आते हैं, तनख्वाह के दिन आ जाते हैं और बाकी दिन तो सोए हुए रहते हैं घर में, और ना तो छुट्टी पे चले जाते हैं अच्छा खासा। अगर आप किसी क्षेत्रीय स्कूल में जाइए, आप पता कीजिए आपको यही कंडीशन मिलेगा। मेरी बात से आप सहमत होगे,
ठीक है, अब ये आपको दिखता भी होगा हर क्षेत्र, क्योंकि मैं हज़ारों बच्चों के मुँह से यही बात सुनता हूँ, इसलिए ये बातें मैं आपके समक्ष रखा हूँ। तो ये ज़रूरी बात है। तो फिर गरीबी उन्मूलन कहाँ से होगा? जब आप 0.1 किलोमीटर के बच्चों को ही अच्छे स्कूल में शिक्षा देने की कोशिश करोगे और जो कहते हैं कि स्लम एरिया उससे दूर होगा, तो आप कैसे शिक्षा दे दोगे अच्छे बच्चों को? सोचिए इस पे, सोचने वाली बात है, सोचने की आवश्यकता है इन पे। इसमें गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, वो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, गरीबी में ही पिसते रहेंगे। ना तो उनका अच्छा व्यवस्था स्कूल का होगा, ना खान पान का होगा, ना उनके घर की व्यवस्था होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है आज के समय में मानव विकास सूचकांक को आगे बढ़ाने के अंतर्गत। तो जब तक ये बातें सब सरकार को समझ नहीं आएगी, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर फैसला कंप्यूटर करता है 0.1 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है, ड्रॉ नहीं करता है, भविष्य नहीं करता है, किस्मत नहीं करता है। वहाँ तो आपने कंप्यूटर में सेट कर दिया 0.1 किलोमीटर, बच्चे जो 0.1 किलोमीटर थे उन फॉर्मों को सिलेक्ट कर लिया और बाकी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए। तो ये किस्मत का नहीं देखा गया, ये देखा गया सरकार की चालपुलिसी। और ये कई क्षेत्रों में है, मैंने देखा है, इंटरनेट सर्च किया है, ये 0.1 किलोमीटर जो ड्रॉ होती है नेट से निकाली गई है, कई क्षेत्रों में लागू किया गया है। तो मैं हर इस क्षेत्र के लिए जो है इसका मैं विरोध करता हूँ, जो कि गलत है, ठीक है। अब परिश्रम करना होगा, परिश्रम कब करेंगे हम? परिश्रम तो कोई करना ही नहीं चाहता है। आजकल तो सभी को सीट चाहिए, बैठे हुए आराम से, इसके लिए वो जो मर्जी करना चाहेंगे, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि राजनीतिक में जितने भी बंदे होते हैं वो अपराधी किस्म के ही होते हैं, तो समझ लीजिए कि वो तो परिश्रम करना ही नहीं चाहते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक खराब स्थिति होने के पीछे जो कारण है वहाँ पर कुछ दिए गए हैं। चलिए वही बात जो मैंने आपको समझाया वही बात यहाँ पर भी दर्शाया गया है। देखा जाए तो इस कारणों में से दिखाया गया, देखिए जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि। अब जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि का कारण भी क्या होगा? वही अनपढ़ता। अनपढ़ रहेंगे तभी तो कहता हूँ कि लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों को ही मारो। यही तो हमारा समाज का सिस्टम बन गया है कि लड़का जन्म ले चाहे लड़की जन्म ले, लड़कियों को ही दोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। और दूसरी बात जो है, उनके बहुत से संसाधन को नहीं पता होता है कि जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोकें, जनसंख्या वृद्धि अगर होगा तो हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। आपने शिक्षा का जो देखा ही भी होगा कि लिटरेसी रेट जो हमने पिछले चैप्टर किए थे, भारत में शिक्षा का दर बहुत ही कम है। सिर्फ केरल ही है जो अच्छे कंडीशन पे है, बाकी कोई भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो, अगर आपने चैप्टर पिछला देखा होगा तो आपको जरूर समझ होगी इस बात की। बहुत बड़ी संख्या में जो है अशिक्षित प्रौढ़ का होना, कुछ जो है विद्यालय प्रवेश अनुपात का कम होना। देखिए क्या बात बताई गई है, भारत में विद्यालय कमी नहीं है, विद्यालय बहुत है। मैंने कहा ना, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं गायब रहते हैं, शिक्षक की भी कमी नहीं, शिक्षक तो रहते हैं वहाँ पर, बट पढ़ाते नहीं हैं। वो तो जाके कैंटीन में आराम से चाय पी रहे होते हैं या स्टाफ रूम में बैठ के गप ठोक रहे होते हैं। कोई भी स्कूल में आप जाकर देख लीजिए सरकारी, अगर आपको गलत लग रहा हो, कोई भी बच्चे से आप एनालाइज कर लीजिए, सब बच्चे यही कहेंगे, कहते बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाली उच्च दर। आप बंदे बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वो गरीब हैं, इसे छोड़ेंगे ना। घर की हालत बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आपने ढंग से किसी को मजदूरी मिला नहीं। सरकार ने रूल बनाई है कि भाई हम मजदूर यूनियन बनाया जाएगा, लेकिन मजदूर यूनियन भी कुछ नहीं कर रहा है। बंदे जाते हैं, कमाते हैं, अगर नहीं काम करने जाएंगे तो वो भी 200-300 रुपया जो कमाई होता है वो भी नहीं हो पाएगा, एक दिन का रोटी भी नहीं चल पाएगा अगर वो ठेकेदार से पंगा ले लेंगे तो इसीलिए लोग डर रहे हैं। क्या करें, समझ ही नहीं आता इस पर, तो बीच में उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है। मैंने देखा है बड़े बड़े बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है, बीच में बेचारे पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बहुत कम जो है शासकीय अनुदान एवं खर्च। देखिए बात यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है शासकीय अनुदान खर्च बहुत कम होता है, और जो आता है शासकीय जो अनुदान आती है वो तो शिक्षा स्तर में पहुँच ही नहीं पाती है। कई स्कूल इसके कैटेगरी में आए हैं, बहुत स्कूल बदनाम भी हुए हैं कि सरकार के द्वारा वहाँ से पैसा भेजी जाती है और ये जो है अपने कामों में खर्च कर लेते हैं, और ये होता भी है। आप किसी भी स्कूल में जाकर देखिए, फैसिलिटी बहुत कम मिलेगी। कई क्षेत्रों में तो मैंने ये भी देखा है कि उनके छत जो है, स्कूल के छत भी पानी से लीक कर रहे होते गांव के क्षेत्र में, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही होती। सिर्फ वो पैसे आते हैं, प्रिंसिपल अपना खा जाता है, आराम से होता रहेगा। तो ये सब बात सरकार को सोचने की आवश्यकता है थोड़ा सा। देखिए सरकार हर क्षेत्र में ही है, आप सोचिएगा सरकार थोड़ी जा के देखेगा किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि हर राज्य में एक नई सरकार होती है, ठीक है। जो मुख्यमंत्री सब होता है, जो आपका ये क्या कहते हैं, आपका जो ये सब सरपंच उरपंच सब होते हैं, वो सब सरकारी ही होते हैं एक तरह से देखा जाए तो। कहते हैं अगर कोई ईमानदारी से अगर कार्य करे ना, तो एक जो है एक क्षेत्र के जो है एक संपर्क भी के क्षेत्र भी कोई भी व्यक्ति भी हो वो भी संभाल सकता है इन सब बातों को। लेकिन देखा जाए तो ये सब है ही नहीं। कहते अगर एक क्षेत्र में अगर प्रधान भी अगर ढंग से देखे ना अपने क्षेत्र को, तो वो काफ़ी जो है सुधर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई करता है। कौन पंगा लेने जाने वाला है सरकार से, अगर उनका सीट जो चला जाएगा।
तो इसलिए जो सीट के चक्कर में नहीं बोलते हैं, वहाँ पर जाके चुपचाप जाते हैं, जो कहते हैं वहाँ पर जो हेड कहते हैं वही काम करते हैं। ताली ठोकने के लिए कहते हैं ताली ठोकते हैं, सोने के लिए कहते हैं तो सोते हैं। तो यही प्रॉब्लम है शिक्षा के और स्वास्थ्य के ऊपर। बहुत बड़ी संख्या में कुपोषित लोग और कम वजन के कमज़ोर बच्चे। अब देखिए ये कितनी बड़ी भारत की समस्या है। कहते हैं बच्चे भविष्य होते हैं, लेकिन जब बच्चे ही कुपोषित के शिकार हो जाएं और कम वजन कमज़ोर बच्चे हों तो भविष्य हमारा कैसा होगा, आप स्वयं ही सोच सकते हो। और इन सब कारणों में जो मैंने भी कारण बताए वही सब कारण यहाँ पर भी लागू होता है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही निम्न सदर में साफ सफाई व्यवस्था और अति आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों का आम जनता के पहुँच से बाहर होना। अब देखिए सारी बात तो यहाँ पर इसी में लिखी गई है कि जो साफ़ सफाई है वो नहीं रहती है। सरकार बेशक स्वास्थ्य अभियान चलाई गई हो, मैंने देखा था एक जगह गया था तो वहाँ पर मंत्री लोग खड़े थे और पता है वहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे मंत्री लोग। पता क्यों? क्योंकि सामने वाले मीडिया खड़ा कर रखे थे और पता है फ़ोटो खींचने के लिए हमें कल अखबार में फ़ोटो खिंचवाना है। मंत्री जी ने जैसे ही एक झाड़ू पकड़ा, फ़ोटो खिंचाया, झाड़ू उन्होंने उधर फेंक दिया और आराम से गाड़ी में बैठे एसी में और चल दिए अपने घर की तरफ। अब सोचिए ये स्वास्थ्य सफाई है। जब कहते हैं बड़े लोग जब शिक्षा का सतर नहीं बनाएंगे, जब बड़े लोग आइडल नहीं बनेंगे तो आम जनता कहाँ समझेगी। जब भारत सरकार ने स्टार्ट किया था स्वास्थ्य अभियान तो हर क्षेत्र में देखा जा रहा था कि मंत्री लोग सबको कहा गया तो स्वास्थ्य सफाई करने के लिए चल दिए, लेकिन अब कहाँ है? अब तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं ना समय भी बीत गया और समय काल भी निकल गया। तो आप कौन करेगा स्वास्थ्य सफाई और कौन करेगा अच्छे? कभी कभी जब साल हम मनाते हैं, इसके बंटगार बनाते हैं यानी एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उस दिन जो है सभी मंत्री स्वास्थ्य के अंतर्गत सफाई करने चले जाते हैं। आप सोचिएगा आम जनता क्यों नहीं कर रही है? देखिए आम जनता तो हर समय सक्षम है करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना उनको लिए एक आइडल चाहिए। जब तक कोई आइडल व्यक्ति नहीं आएगा कहाँ से करेगा? क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो ना तो सरकार हर चीज़ के पैसा ले रही है। आपके स्ट्रीट लाइट जल रही है उसका पैसा ले रहा है, स्वास्थ्य करने की साफ़ करने वाला कर्मचारी उसका पैसा ले रहा है, सब पैसा ले रहा है। कहाँ जा रहा है? सब जेब में जा रहा है। लेकिन फिर भी गंदगी फैली हुई है हर क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य कहाँ से दिखेगा? कारण ये है कि सरकार इस पर सख्त नहीं है। कहाँ से सख्त रहेगा सरकार? सरकार को तो अपना सीट बचाना होता है हर क्षेत्र में, तो उसमें व्यस्त रहते हैं सरकार। तो ये सब कौन देखेगा? हर क्षेत्र में यही हालत है। भारत के बंटवारा भी इन्हीं कारणों से हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो भी कारण यही था कि उनको चाहिए था एक राज्य चाहिए था। तो राज्य चाहिए था तो पाकिस्तान अलग मांग कर लिया उन्होंने। वैसे ही आपको पता है कि कोई चीज़ हमारा देश में भी अभी देखिए हैदराबाद भी तेलंगाना में बदला है, तो कारण क्या बदला है कि उनको एक क्षेत्र चाहिए राज करने के लिए। व्यवस्था तो कहते हैं पूरे भारत की व्यवस्था किया जा सकता है अगर सुचारू रूप से कार्य किया जाए तो, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अब कोई चीज़ सामान बनवाने चले जाओ, कोई आधार कार्ड या पहचान पत्र कुछ भी बनवाने चले जाओ, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने चले जाओ, आपका चप्पल घिस जाएगा। तो कहाँ से हमारा व्यवस्था सही है? सरकार सिर्फ ये कहती है वीडियो बनाइए, कोई घूस लेता है तो वो कीजिए। अरे भाई आपने सब व्यवस्था पहले ही कर दिया, घूस लेने का भी और घूस देने का भी। ईमानदारी से तो मैंने कहा देखा है कहीं भी कोई काम ही नहीं होता। एक बार जाके देखिए पहले फील्ड में, तब आपको एहसास होगा कि आखिर ज़िंदगी होती क्या है। मानव विकास सूचकांक के अलावा जो है भारत में लिंग भेद विकास GDI तथा जो है मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI भी कोई खास सराहनीय नहीं है। तो भारत में जैसे मैंने इतनी सारी बात आपको बताया तो जर्नल सी बात है कि लिंग भेद तो रहेगा ही रहेगा। भारत में देखा जाए तो हरियाणा सबसे जो है लिंग भेद में सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन में बता दूँ कि यहाँ पर की लड़कियाँ जो है हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे जो भी हो, जितने भी है मैक्सिमम लड़कियाँ जो है कहते हैं हरियाणा का ही है। लेकिन हरियाणा का लिंग अनुपात देखिएगा तो बहुत ही कम है। कहते हैं अगर गरीबी मूल्यांकन देखे, मानव के गरीबी सूचकांक देखे तो वो भी खास सराहनीय नहीं है। भारत में बहुत ही बुरा कंडीशन आज भी है। मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार जो है GDI में भारत विश्व में 140वें में से सिर्फ 98वें स्थान पर, देखिए अभी भी काफ़ी 100वें नंबर पे देखा जाए तो एक तरह से है, या 98 है तो 100वें नंबर के आसपास ही है, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति है। और HPI में यानी देखा जाए तो यहाँ पर गरीबी सूचकांक में जो है 58 पे है, तो फिर भी बहुत काफ़ी है। अगर 100 में से 58 है तो देखिए ये कम से कम 50% के अंतर्गत है, तो वो भी काफ़ी जो है दयनीय नहीं है, काफ़ी चिंता का विषय है। अगला टॉपिक जो यहाँ पर आया है सामाजिक आर्थिक संकेतक, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है सामाजिक आर्थिक संकेतक।
तो इसमें जो है हम समाज के आर्थिक संकेत के बारे में यानी इंडिकेटर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातों की ऊपर जो है ध्यान दिया गया है। आइए अब संक्षेप में जो है विभिन्न प्रकार के समाजी संकेतक के बारे में यहाँ पर चर्चा करें और भारतवर्ष में हो रहे मानव विकास के लिए उत्तरदायी रहे। जैसे कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि हम स्वास्थ्य एवं शिक्षा की चर्चा समाज संकेत द्वारा करते हैं तथा जो है सामान्य आर्थिक स्थिति को प्रति व्यक्ति आय तथा उसकी गरीबी के संदर्भ में करते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की चर्चा सामाजिक संकेत के रूप में किया जा सकता है और आर्थिक स्थिति के प्रति जो है प्रति व्यक्ति आय और उसकी गरीबी के संदर्भ में किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। यदि हम अगले पॉइंट की तरफ देखें तो कहते हैं भारत में स्वास्थ्य संबंधी दशाएं। भारत में स्वास्थ्य संबंधी दशाओं के ऊपर भी बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत आती है। भारत सरकार ने बहुत इसमें प्रयत्न किया है, बहुत से जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन लगता नहीं कि इस रूल रेगुलेशन का जो है फ़ायदा आम गरीबों तक पहुंच पा रहा है। देखा जाए तो बहुत से जो है टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है कि सरकार के दिए हुए चीज़ों से लोगों को ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ, बहुत ही फ़ायदा वहाँ दर्शाया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत बहुत अलग होता है। कहते हैं सरकारी अस्पताल में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की जो है बहुत बेहतरीन बनी है, लेकिन देखने को कहीं नहीं नज़र आता है। अगर ऐसा होता तो आप देखिए, जो अगर मंत्री जी अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको जो है सरकारी हॉस्पिटल में ना ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों ले जाया जाता है? तो ये सोचने वाली बात है। अगर अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटलों में होती तो जो है कहते हैं मंत्री जी को जो है सरकारी हॉस्पिटल के में ले जाने की जगह जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जाता। तो कहते हैं यहाँ पर भारत में स्वास्थ्य संबंधी दशाएं भी बहुत ही विपरीत है, लेकिन कहते हैं कागजी बातों में बहुत ही पॉजिटिव दिखाई गई है। जैसा कि आप सब अब तक जान चुके हो कि स्वास्थ्य मानव विकास के लिए 3 आवश्यक आयाम में से एक है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य नहीं रहेगा तब तक जो है आगे ये नहीं बढ़ सकता है। यद्यपि स्वास्थ्य के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा अथवा संकेतक होता है, यद्यपि अन्य स्वास्थ्य संबंधी जनकीय संकेत जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, सकल प्रजनन क्षमता दर, नवजात शिशु मृत्यु दर इत्यादि से भी परिचित होना चाहिए। यानी कोई भी अगर स्वास्थ्य अगर देखा जाए संबंधों में, इसमें जो है जनकीय संकेतक जैसे जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, सकल प्रजनन क्षमता दर और नवजात शिशु मृत्यु दर काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या और इसके साथ डॉक्टरों एवं नर्सों की संख्या इत्यादि ने भी देश में विद्यमान स्वास्थ्य सेवाओं तथा उनकी स्थिति को जो है संपूर्ण आकलन किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशकली जो है इन चीज़ों की संख्या बढ़ी है, लेकिन देखा जाए तो वास्तविकता में जो है इनका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज भी अगर कोई हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा, कोई अच्छा नामी खामी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर एक बिस्तर के ऊपर जो है 10 बंदों को रखे जाते हैं बच्चों को। तो ये सुविधाएं सही नहीं हैं, ये गलत सुविधाएं हैं। और कहते हैं सरकार ने बहुत चीज़ को जो है बढ़ाया है, लेकिन कहते हैं जैसा होना चाहिए वैसा सुविधा नहीं है। इवन आप भी कोई हॉस्पिटल में जाते होगे, वहाँ पर आपको बेड नहीं मिलता होगा, पेशेंट को जो है नीचे ही रखना पड़ता है। तो ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी सरकार ये कहती है कि हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बेहतरीन है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है स्वतंत्रता संबंधी जो है सुविधाएं एवं स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। कहते हैं ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब स्वतंत्रता भारत हुई थी उस समय स्वास्थ्य संबंधी जो है सुविधाएं में बहुत ही समस्या थी, लेकिन अब तक जो है काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन सुधार को जो है जिस तरह सरकारें बातें करते हैं, जिस तरह से बातें किया जाता है, उस तरह से जो है लक्षण देखने को नहीं मिला है। भारत में वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण जनकीय परिवर्तन देखने को हमें मिला है। कहते हैं संक्रमणी बीमारी उत्पन्न हुई है और भारत आज अनेक संक्रमण बीमारियों को रोकने में सफल भी हो सका है। फिर भी कई ऐसी संक्रमण बीमारियां हैं जैसे मस्तिष्क ज्वर, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी आज भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम पुराने टाइम से जो है आज की तुलना करें तो भारत में देखा जाए तो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही जो है आगे बढ़ा है, लेकिन सकारात्मक रूप से इसकी वृद्धि सही नहीं हुई है। क्योंकि इसका कारण ये भी बनता है, आपने देखा भी होगा कि अगर बड़े बड़े लोगों को कोई बीमारी होता है, कुछ भी होता है, तो ये भारत पे विश्वास नहीं करके, भारत के डॉक्टरों पे विश्वास नहीं करके विदेशों के डॉक्टरों पे अधिक विश्वास करते हैं,
जनरली आपने सुना भी होगा कि हमें विदेश में इलाज करवाने जाना है, वहाँ का डॉक्टर बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। कहते हैं इंडिया भी जो है 21वीं शताब्दी में आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये सब जो है काफ़ी चिंता का यहाँ पर सबब बन रही है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है। आज अगर देखें मस्तिष्क ज्वर की वजह से बहुत से बच्चे की जो है मौत हो जाती है। इवन कि एड्स की बीमारी जो इतनी खतरनाक है, जिसके विषय में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी मात्रा में जो है भारत में इसकी संख्या अभी भी बनी हुई है। घटती मृत्यु दर, बढ़ती जीवन प्रत्याशी का जीवन शैली में परिवर्तन के चलते जो है असंक्रामक बीमारी जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर, मोतियाबिंद, मधुमेह इत्यादि अनेक बीमारियां बढ़ भी गई है। अब देखिए जैसे 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 स्वास्थ्य सुविधा बढ़ी है, बीमारी भी बढ़ते चली गई है। आज देखें तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की बीमारी हर एक व्यक्ति होगा। हृदय रोगी भी की संख्या अधिक बढ़ चुकी है। कैंसर का भी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है मरीजों की संख्या। मोतियाबिंद की काफ़ी बढ़ चुकी है। मधुमेह तो आपको पता है कि जनरली हर एक व्यक्ति में ही आजकल पाया जा रहा है। मधुमेह मतलब जो इसका मतलब हुआ शुगर की बीमारी। आपको पता है शुगर की बीमारी जो है डायबिटीज़, इससे तो हर एक लोग जो है ग्रसित है। तो मधुमेह तो है अपना पूरा पैर ही पसार चुका है। इसके अनेक बीमारियां बढ़ी है। HIV एड्स रोग ऊपर उल्लेखित सभी रोगों के ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज संभव नहीं है। कहते हैं एड्स बीमारी इतनी भयंकर है कि इसका आज तक कोई इलाज नहीं निकला है, क्योंकि आपको पता है कि जो HIV वायरस होता है उस पर जो है प्रोटीन की बनी होती है, और हमारे शरीर में भी प्रोटीन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये तो आप भली भांति जानते हो। तो इसलिए जो है इसका बीमारी को ख़त्म करना संभव नहीं है। अगर हम इसको प्रोटीन के लेयर को तोड़ेंगे तो हमारा बॉडी के ही प्रोटीन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो है आज तक इलाज संभव नहीं हुआ है। दिसंबर 2005 तक भारत में एड्स HIV बीमारियों की पीड़ितों की संख्या करीबन कहते 52 लाख थी। अब देखिए 52 लाख कम नहीं होता है 2005 के अनुसार। दिसंबर 2005 के अनुसार देखा जाए तो पूरे भारत में 52 लाख जो थे HIV एड्स से बीमारी से पीड़ित थे। और इस प्रकार अफ्रीका के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे एड्स पीड़ित जनसंख्या वाला देश बन गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाई गई है कि एड्स की बीमारी जो है भारत में जो है आए दिन अपना पैर पसारता जा रहा है। आखिर HIV एड्स अधिक क्यों पसार रहा है अपना कदम? कारण ये होता है, आपको पता है कि एड्स होने की क्या कारण हो सकती हैं। एक तो होता है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, यानी आप सेक्सुअल कांटेक्ट किसी से करते हो तो इससे एड्स बढ़ती है अगर वो HIV पॉजिटिव होता है तो। दूसरी बात है, अगर आप नाई के पास जाते हो, अगर वो दूसरे HIV एड्स वाले व्यक्ति को जो है अगर वो ब्लेड यूज़ किया है, अगर आपको भी वही ब्लेड यूज़ करता है तो एड्स होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। बच्चों को भी हो सकती है गर्भ के दौरान, इससे सरकार जो है HIV एड्स जो है मदर को हमेशा करवाती है। ठीक है, और भी कई कारण है, जैसे आपको पता है नशीला पदार्थ लेने के लिए जो है लोग जो है सुइयों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब वो इंजेक्शन अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वही इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति भी लगाते हैं तो उसको भी एड्स होने की उतनी ही संभावना बन जाती है। तो ये सब कारण थे HIV एड्स के जो है स्प्रेड होने का, फैलने का, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बचने का उपाय तो यही है कि आप जो है यौन संबंध जो है न बनाए किसी से, जो आप अपने पति पत्नी हो तो उसी में वफादार रहें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। अगर आप नाई के पास जा रहे हो तो उसको हमेशा ये बात पे ध्यान रखो कि वो जो है नया ब्लेड चेंज किया है कि नहीं। तो कहते हैं अपनी सतर्कता ही जागरूकता का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। ठीक है, अगर माँ गर्भवती है तो उसको HIV एड्स की जो है तत्काल चेकअप करवाया जाए। ठीक है, जिससे कि ये पता लग जाए अगर HIV एड्स है तो उसको प्रिकॉशन से जो है बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है। और कहते हैं शराब जो बंदे जो है ड्रग्स लेते हैं, जो इंजेक्शन लेते हैं बॉडी में, वो ना ले तो ये सब चीज़ों से जो है बचा जा सकता है। लेकिन कभी भी जो गलत फहमी होता है HIV एड्स वाले व्यक्ति के साथ खाना खाने, हाथ मिलाने, सोने बैठने से कभी भी ये बीमारी नहीं फैलता है। ठीक है ना, क्योंकि ये भावनाएं लोगों को जो है और भी बीमार कर देता है। आपको पता है HIV एड्स व्यक्ति जो है काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकते हैं अगर उनका इम्यून सिस्टम तगड़ा रहे। तो कहते हैं अगर HIV एड्स हो जाने के बाद भी वो 10-20 साल तो आराम से जिंदा रह सकते हैं अगर उनका इम्यून सिस्टम तगड़ा हो। लेकिन HIV एड्स के नाम सुनते ही जो है व्यक्ति उनसे दूरियां बनाने लग जाते हैं, उनसे भेदभाव करने लग जाते हैं। तो इन कारणों से वो जो है समय रहते ही पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि भेदभाव
करेंगे तो उनसे दूरियां बनाएंगे, उनसे जो है भेदभाव करेंगे, तो ये सब कारण बनता है HIV एड्स पीड़ितों के लिए। कहते हैं उनको अब उस समय संभावना की ज़रूरत होता है, उनको प्यार की आवश्यकता होता है, जो उनको नहीं मिल पाता है। UNAIDS के द्वारा हाल ही में किए गए अनुमान के अनुसार भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या अफ्रीका से ज़्यादा हो गया है। यानी भारत में देखा जाए तो एड्स पीड़ितों की संख्या जो है अफ्रीका से ज़्यादा हो गया है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। भारत में एड्स की बीमारी बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे मैंने कारण भी बताया कि लोग जो है जागरूक न होना सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए आप हर चीज़ में जागरूक रहो, ठीक है। यौन संबंध बनाने से पहले सोचो, ठीक है। कभी भी आप नाई के पास जाते हो, अगर वो ब्लेड इस्तेमाल वही करता है, अगर चेंज नहीं करता है तो उसको भी से बचो, क्योंकि इन सब बीमारी स्प्रेड होने का सबसे बड़ा कारण यही भारत में बन रहा है। कहते हैं 1 रुपया बचाने के चक्कर में जो है लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे होते हैं, जान से खेल रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा बंदा तो अपना फ़ायदा ही देखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की समस्या बहुत बड़ी जनसंख्या की आधार भूमि के रूप में होने का कारण भी है। खासकर जो है प्रजननीय वर्ग आयु जो है 15 से 39 वर्ष के बीच की संख्या है। यानी देखा जाए तो भारत में जो प्रजनन करने की जो समय काल है वो होती है 15 से 39 वर्ष की संख्या होती है। तो इस कारण से अभी जो है एड्स की संभावना काफ़ी बढ़ती है, क्योंकि ये जो उम्र होते हैं गलत रास्तों पर चले जाते हैं व्यक्ति, जिनकी वजह से जो है HIV एड्स होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। यदि हम देखें तो कुल संख्या को देखें जिसमें से इस आयु वर्ग के लोग तो इस बीमारी से ग्रसित है कि यदि आप चाहते हैं कि HIV से युवा पीढ़ी बचे तो हमें हमारे जीवन जीने का कला में जो है सजगता और सोच के निम्नलिखित तरीकों को बदलना होगा। तो ये बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सोच को नहीं बदलेंगे तब तक जो है बीमारी जो है हमसे दूर नहीं जा पाएगा। तो सोच के अंतर्गत देखा जाए तो हमें क्या बदलना चाहिए। कहते हैं सोच समझकर अपने लिए जो है अच्छे उन्नत विचार रखें, अपने आप में विश्वास रखें, अपने कमजोरियों को एवं इच्छाओं की ताकत की पहचान एवं जानकारी रखें, अपने सामान्य और आत्मविश्वास को बरकरार रखें। आत्मविश्वास बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। भावनाओं में हमें इतना जल्दी बहना नहीं चाहिए। कहते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होती है भावनाओं से बह के ही होती है। तो इन सब चीज़ों को जो है बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होना चाहिए। अनुभवों से चाहे वो अरुचि कर क्यों न हो, उन जो है शिक्षा और ग्रहण करने की ज़्यादा तत्पर रहना, जीवन के प्रति सदा ही सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, यानी सब चीज़ें ज़रूरी है। कि देखिए शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे इस बीमारियों से जो है छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा रहेगी तभी जागरूकता रहेगी। अगर आपने इसको वीडियो को देखा समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि HIV एड्स होने का कारण क्या है और इससे बचाया कैसे जा सकता है। तो ये कहते हैं शिक्षा का ही एक माध्यम होना चाहिए। और तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा जो है अच्छी बातों को उजागर करने की सदैव कोशिश करता रहता है, क्योंकि आपको सिलेबस के साथ जो है वास्तविक जीवन का भी ज्ञान हो, यही तिरपान स्टडी सेंटर का मुख्य लक्ष्य है। उसके पश्चात है किसी अड़चन या आड़े वक्त में जो है स्वर मचाने की वजह समस्या या अड़चने के कारणों की पहचान करो और इसे छुटकारा पाने सबसे उत्तम उपायों को जो है स्वयं जान होता था उन्हें शीघ्र अमल में लाओ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कई बार व्यक्ति जो होते हैं समस्याओं के कारण जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं और कई तरह की जो चिड़चिड़े के कारण जो है समस्या और बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी समस्या जब आए तो आपको जो है बहुत ही जो है संयम से कार्य करने की आवश्यकता बनती है। अपनी परेशानी चिंताओं को दूसरे के साथ बांटे तथा आवश्यकता अनुसार समेत मदद ले, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े मदद का तो अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में जो है मदद बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। जीवन के प्रति स्वास्थ्य चिंता एवं जीवन शैली अपनाए, जीवन शैली भी उत्तम होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा जो है जिम्मेदारी से मुक्त निर्णय लिया करें, ठीक है, कि जो हमेशा जो निर्णय होनी चाहिए मुक्त होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें एवं तदनुसार अपने विकल्पों एवं निर्णय को तदन करें। देखिए कहते हैं आवश्यकता अनुसार जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए हमेशा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना चाहिए किसी के अंतर्गत। दूसरे के अनुभवों से जो है शिक्षा लें तथा उसके द्वारा की गई गलतियों से शिक्षा लेकर स्वयं जो है लाभान्वित होने की कोशिश करें। कहते हैं अगर दूसरा व्यक्ति ने गलती किया है, अगर आपको इस बात का एहसास है तो उससे आपको शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आपने जो है +2 में देखा ही होगा, नेक्स्ट बोर्ड में जो है अनुराधा चैप्टर इसी के अंतर्गत है। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा की गई थी। जो बच्चों ने पढ़ा है उनको जरूर इस बात की जो है समझ होगी। अपने द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के निर्णय एवं परिणाम एवं ध्यान से विचार करें। कोई भी कार्य जो है जल्दबाजी या आवेश में आकर ना करें। हमेशा जो HIV एड्स का कारण बनता है वो जल्दबाजी और
आवेश में आकर किया गया कार्य होता है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्सुअल जो रिलेशनशिप बनाई जाती है वो जल्दबाजी और आवेश में बनाई जाती है, जो कि सही नहीं रहता है। अपने ऊपर हो रहे मानसिक तनाव अपने से बड़े जैसे माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, मित्र एवं सलाहकार चर्चा करें, उचित परामर्श ले तथा तनाव मुक्त प्रबंधन स्वयं करें। कहते हैं जो उम्र 15, 16, 17 साल की होती है वो बहुत ही संवेदनशील होती है और इस समय माता पिता का जो है काफ़ी दायित्व बढ़ जाता है और इस समय बच्चों को सही सलाह की आवश्यकता होती है। अगर माता पिता जो है काम में व्यस्त हैं तो आप अभिभावक से भी ले सकते हो परामर्श, शिक्षक से भी ले सकते हो, मित्र से भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे मित्र से लेना जो आपकी हितैषी हो। ये नहीं कि आपको गलत रास्तों पर ले जाने वाले दोस्त हों, तो वो काफ़ी जो है खतरनाक यहाँ पर सिद्ध हो सकता है। हम उम्र व्यक्तियों के दबाव डालने पर भी गलत कार्य के लिए न कहने की हिम्मत रखें। यानी उम्र जो कहते हैं ना, हम उम्र व्यक्ति के दबाव आने, यानी इसमें मित्र की बात बताई गई है। अगर मित्र आपको कोई गलत रास्तों पे ले जा रहा है तो आप जो है मुश्किल से नहीं जाएं, जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर नहीं बचिएगा तो आने वाले जीवन में जो है बहुत ही दुखदायक परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि जोश में किया हुआ कार्य हमेशा ही गलत होता है। दूसरे की देखभाल तथा परानुभूति जैसे सद्गुण अपनाएं तथा उन व्यक्तियों के प्रति भी विशेष ध्यान एवं श्रद्धापूर्वक प्रेम भाव रखें जो HIV एड्स से पीड़ित है। ठीक है, जैसे कि जानलेवा बीमारी से ग्रसित है, तो आपको जो है HIV एड्स वाले बीमारियों के व्यक्तियों से मैंने कहा कि उनके साथ गलत कार्य करने यानी जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से ही बीमारी फैलती है, या नाई के द्वारा जो है सीजर यूज़ करने से होती है या इंजेक्शन से होती है। तो इन चीज़ यानी ब्लड कॉन्टैक्ट होने से, कहते हैं किसी के साथ बैठने खाने से ये बीमारी नहीं होती है। तो अगर ब्लड कॉन्टैक्ट ना हो किसी के साथ तो ये बीमारी से जो है हमेशा बचा जा सकता है। अति संवेदनशील मामले जैसे कि प्रजननशील स्वास्थ्य संदर्भ में उचित परामर्श लेने की आवश्यकता है। अगर औरत जो है प्रजनन कर रखी है तो उसको जो है स्वास्थ्य संबंधित सारी सलाहों लेने की आवश्यकता है और इस पर जो है जानकारी इकट्ठा करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। नीचे दिए गए सारणी का अध्ययन करें और स्वास्थ्य संबंधित तत्कालीन जानकारी प्राप्त करें। चलिए देखते हैं कौन कौन सारणी और क्या जानकारी यहाँ पर जो है हमारे लिए प्रोवाइड्स की गई है। अब देखिए इस सारणी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है इशारा किया गया है कि कुछ चुने हुए स्वास्थ्य संबंधी संकेतक। अगर हम बात करें प्रति हजारों में जन्म दर तो कहते हैं 1951 में 40.8% थी, लेकिन वही 2003 में जो है प्रति हजार जन्म दर जो है 24.8% कम तो हुई है, लेकिन कहते हैं उतना कम नहीं हुई है। प्रति हजार में मृत्यु दर जो है आपको पता है 25.1 हुआ करती थी 1991 के दौरान, लेकिन आज जो है 8% हो गई, जो कि बहुत ही कम गई है। इसलिए जनसंख्या जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। नवजात शिशु यानी प्रति हजार मृत्यु दर जो थी 1951 में काफ़ी अधिक थी, यानी 146 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब जो है ये 2003 में घटकर 60 रह गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आंकड़ा 2051 से 61 के बीच का हो, काफ़ी रहता है महत्वपूर्ण। फिर भी बच्चे के जो है 0 से 4 वर्ष में मृत्यु दर जो है प्रति हजार में देखा जाए तो 1951 में जो है 57.3 थी, लेकिन आज 2003 की बात करें तो इसमें जो है सिर्फ 17.8 की जो है रह गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात अगर हम बात करें कुल प्रजननशीलता की दर तो कहते हैं 1951 में जो सिर्फ इसमें 6% थी, लेकिन 2003 में जो है बदल के सिर्फ 3% रह गई, लेकिन ये आंकड़ा जो है 2001 के अंतर्गत बताई गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जन्म के समय प्रत्याशी जो है आयु दर के रूप में देखिए तो यहाँ पुरुष की संख्या जो है 37.2 है, जो कि अगर देखें हम 2003 के अंतर्गत तो कहते हैं 63.9 है, जो कि 2001 और 6 की गणना के अनुसार ये बात आती है। महिलाओं की अगर देखें तो 36.2 है। अगर हम पुरुषों की देखें तो ये बढ़ गई है, पुरुषों की महिलाओं में 66.9 हो गई है, जो 2001 और 6 की गणना बताई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। कहते हैं घटी तो है, लेकिन बहुत ही चिंता का विषय भी बनाई है। हमें विश्वास है कि आपने सारणी में दिए आंकड़ों के ध्यान से पढ़ा और समझने की कोशिश किया होगा कि किस प्रकार जो है अभी बदलाव हुआ है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि स्वास्थ्य संबंधी सभी संकेतक में महत्वपूर्ण सुधार हुआ अवश्य है, फिर भी अपेक्षित एवं प्रत्याशित परिणाम नहीं मिल पाए हैं। जो हमने अपेक्षा किया था, जो हमें चाहिए, वो परिणाम आज तक नहीं मिला है। जैसे कि जन्म दर को उम्मीद
को अनुसार घट नहीं पाए हैं। जन्म दर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जनसंख्या भारत का 2023 के अंतर्गत देखें तो ये चीन को भी पीछे छोड़ के नंबर 1 बन गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है इशारा कर रहा है कि भारत की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये देखा जाए तो ये अशिक्षितता का ही सबसे बड़ा सबब बन सकता है। बेसिकली हम कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे की मुझे नहीं लगता कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है काफ़ी जो है इस तरफ इशारा कर रहा है। इसी प्रकार नवजात शिशुओं की मृत्यु दर तथा सकल प्रजननशीलता के दरों में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी भी जो है जैसा हमने चाहा वैसा जो है शिशुओं की मृत्यु दर में कमी नहीं आई है। दूरदराज ग्रामीण इलाकों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ठप पड़ी रहती है, उन क्षेत्रों के लिए सतत प्रयास द्वारा सेवाएं प्रदान करना आज भी बहुत बड़ी आवश्यक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशकली मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ यहाँ शब्दों से कि स्वास्थ्य अगर सेवाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल ही न के बराबर ही है। कहते हैं सरकार बेशकली शहरों में तो है हर कदम पे डिस्पेंसरी खोल रखी है, लेकिन गाँव में जो है कोई डिस्पेंसरी कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। कहते हैं कोई व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको कम से कम 100-200 किलोमीटर जाना पड़ता है और जाते जाते उसकी जो है रास्तों में मृत्यु हो जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी जो है ग्रामीण सेवाओं में सरकार पिछड़ रखी है। बेसिकली सरकार ये बात पे जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम तो स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है बहुत उत्तम कर लिए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी जो है ग्रामीण लोग इसी चीज़ों से जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। यदि इन्हीं बातों को अगर इन सारणी में हम समझने की कोशिश करें तो आपको इस बात को बिल्कुल ही समझ से परे नहीं रहेगा कि भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं जो 1951 से 2004 तक हुई है, काफ़ी वृद्धि देखने को मिला है। लेकिन देखा जाए एक बार न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र था, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी थी। वहाँ पर वो बंदे लोग वहाँ के बता रहे थे कि यहाँ पर तो कभी डॉक्टर साहब तो आते ही नहीं हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पर गाय भैंस को बांधते हैं, यानी डिस्पेंसरी में जो है गाय भैंसों को बांधते हैं। और ये सिर्फ न्यूज़ पे चल रही थी, क्या सरकार को ये बात दिखी नहीं होगी? वो भी इलेक्शन के टाइम था। तो ऐसा ही जो है गांव के क्षेत्रों में हमेशा देखने को मिलता है। जहां पर स्कूल होता हुआ गाय भैंस बांधे जाते हैं, जहां पर डिस्पेंसरी होती है वहां पर गाय भैंसों को बांधा जाता है। कहते हैं डॉक्टर तो वहां पर सिर्फ पैसे के लिए उनका नाम वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आते हैं, सिर्फ आते हैं, साइन करते हैं, चले जाते हैं अपने निजी क्लिनिक में। और ये कोई आम बात नहीं है, तो जर्नल सी बात है, शहरों में भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब जाते हैं हॉस्पिटल में साइन करके चले आते हैं और अपने डिस्पेंसरी में अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। और ये सरकार को भी इस बात को पता है, बिल्कुल ही सरकार इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, सरकार को इस बात का पता है। लेकिन सरकार जो उनको पता है कि भाई सबसे अगर हम पंगा लेते रहे तो हमें इलेक्शन में जिताएगा कौन। तो यही जो जीतने की जो लालसा है हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को जो है बिल्कुल ही बिगाड़ के रख दिया है। अब देखिए ये आंकड़े भी आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत में बहुत तरक्की हुई है स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के अंतर्गत, लेकिन ये सिर्फ एक कागजी बातें हैं, हकीकत नहीं है। कहते हैं अगर हम इसी बात को देखिए चर्चा करें तो कहते हैं उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र जो थे 1951 में सिर्फ 725 हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए आंकड़ा क्या दिखाया गया है, 1,68,986, जो कि बहुत बड़ी इशारा कर रहा है। अस्पताल एवं औषधालय की बात करें तो 1951 में सिर्फ 9,209 था, लेकिन आज की बात करें तो 38,031 है 2002 की गणना के अनुसार। अब तो 2023 चला गया है, यहाँ पर तो लाख के भी ऊपर पार कर गया होगा। लेकिन ये आपको पता है कि सिर्फ यहाँ उद्घाटन होती है, कार्यभार नहीं संभाले जाते। अगर हम बिस्तर अध्याय की बात करें निजी और सार्वजनिक की तो 1951 में जो थी 1,17,000 के आसपास थी, लेकिन आज की बात करें 2003 की 2 तक की बात करें तो यह 9,14,583 हो गई। 2023 की बात करें तो ये आपको 14 लाख से भी ऊपर जा चुका होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, सिर्फ आंकड़े हैं। अगर नर्स एवं सहभागी कर्मचारी की बात करें जो कि सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं 1951 में सिर्फ 18,000 हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पर नर्स और सहयोगी कर्मचारी जो कि कार्य अपना बेखूबी नहीं करते हैं 8,36,000 है। तो आप समझ सकते हो कि आंकड़े कम नहीं हैं। अगर सभी अपने सुचारू रूप से कार्य करें तो भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कभी आए भी ना और लोगों को कभी तकलीफ हो ना। कहते हैं अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर की संख्या भी कहते हैं दुगुना से चरगुना हो चुकी है। आधुनिक चिकित्सा समूहों के कारण जो है 1951 में सिर्फ 61,800 ही
डॉक्टर हुआ करते थे। लेकिन आज डॉक्टरों की संख्या की बात करें तो 6,000 कहते 6,25,131। अब देखिए इतने बड़े आंकड़े, कहते बोलने में भी मुझे नहीं आ रहा, इतना बड़ा आंकड़ा डॉक्टरों की है भारत में। लेकिन फिर भी अगर किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, डॉक्टर की यहाँ कमी है, डॉक्टर अभी आते नहीं हैं। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी जो है सबब है। कहते हैं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सब चीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहते हैं करोड़ों की जनसंख्या देखने के लिए कि लाखों में डॉक्टर होना कोई बड़ी बात नहीं, सही है और ज़रूरी भी है। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। सरकार ने देखा जाए तो 2023 तक जो है ये 6 लाख जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं वो 12-30 लाख के आसपास पहुंच चुका होगा। तो भारत में जो है इतने हॉस्पिटल खोले गए हैं, इतने कॉलेज खोले गए हैं हॉस्पिटल, जिसका आप गणना नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, वास्तविकता में जो है ये सब चीज़ें जो है एक सिर्फ किताबी बातें लगती है। पिछले 50 वर्षों में यानी 1951 से 2001 में भारत की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और यह जो है 36.10 करोड़ से बढ़कर जो है 102.70 करोड़ तक हो गई है। और आज तो कहते हैं उससे भी दुगनी हो गई, भारत नंबर 1 हो गया जनसंख्या में। इसी के साथ बीमार लोगों की संख्या जन्म के समय विशेष जन्मजात शिशुओं तथा जच्चा बच्चा जो है जन्म लेने वाली महिलाएं लोगों के लिए उचित त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की समस्या में वृद्धि भी बहुत अधिक हुई है। और इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थाएं चरमरा गई है। तो कहते हैं देखिए अब जनसंख्या यहाँ बढ़ी है तो कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे चरमरा सकती है? ये तो नहीं कि सभी व्यक्ति एक दिन बीमार पड़ जाते होंगे। डॉक्टर देखिए कहते हैं अगर लाखों में है, हर क्षेत्र में डॉक्टर है और 2023 तक की बात करें तो डॉक्टरों की संख्या और बढ़ चुकी है। ठीक है, तो कैसे चरमरा जाएगी स्वास्थ्य सेवाएं? स्वास्थ्य सेवाएं कभी चरमराती नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा दी जाती है। कहते हैं जो डॉक्टरों को अपने कार्य में ईमानदारी बरतना चाहिए वो ईमानदारी न बरत के वो अपने क्लिनिक में ईमानदारी बरत रहे होते हैं। ठीक है, अगर किसी डिस्पेंसरी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 1 घंटे के लिए बैठेंगे, अगले घंटे वहाँ से चले जाएंगे और बाकी जो है वहाँ पर वार्ड वाइज सब होते हैं, उन पर आश्रित छोड़ देते हैं डिस्पेंसरी सके ये सब चीज़ों को। तो कहाँ से स्वास्थ्य सेवाएँ इतनी अच्छी रहेगी? स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा नहीं गई है। कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा नहीं गई, जितनी जनसंख्या बढ़ी है उतने जो है हर चीज़ सेवाओं की संख्या भी बढ़ी है। सरकार ने बहुत से जो है सेवाएं प्रदान की है लोगों को, लेकिन कहते हैं ये सेवाएं सिर्फ कागजी बातें होती है, क्योंकि सेवाओं की मांग एवं उनकी पूर्ति के बीच खाई और बढ़ गई है। तो देखिए ये बात ज़रूरी है क्योंकि सेवाओं की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच जो है खाई बढ़ती चली जा रही। जहाँ तक चिकित्सा सुविधा के वितरण का मुद्दा है तो देखा जा रहा है कि ये सारी सहूलतें बड़े शहरों एवं कस्बों में ही केंद्रित। देखिए यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि आजकल बड़े बड़े शहरों में जो है हर एक कदम पे हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे बेड हैं। जो आपने यहाँ बेड की संख्या देखी 14,000 के आसपास, वो सिर्फ सारे शहरों में ही है, जो कि सरकार को ये गांव में भी लगाना चाहिए। आपको पता है कि 70% से भी अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है, लेकिन गांव को के लिए क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पर तो 2-2, 3-3 गांव में देख लीजिएगा, एक हॉस्पिटल का नामो निशान तक भी नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल सब हैं सब शहरों में ही बसे हुए हैं। तो गांव के बंदे कहाँ जाएंगे? रात्रि में बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? गाड़ी स्टार्ट करेंगे, रास्ते में ही दम तोड़ देंगे, शहर तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो सरकार इस बात के लिए कभी भी जोर नहीं देती है और कभी भी इस बात के ऊपर सोचती नहीं है, लेकिन सोचने की आवश्यकता है। तो यही बात है कि बहुलत जो है सहूलतें बड़े शहरों एवं कस्बों में ही केंद्रित है, जबकि सुदूर ग्रामीण अंचल आज भी सुविधाओं से वंचित है। और इस असंतुलन को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कहते हैं, जिसको नाम क्या दिया गया? NRHM दिया गया, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब देखिएगा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कितना प्रफुल्लित हुआ है और किस किस गाँव में जो है अच्छे स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गई है। शायद इक्का दुक्का सिर्फ उद्घाटन के टाइम ही इसको उद्घाटन किया गया होगा, लेकिन उद्घाटन के बाद ना तो वहाँ पर डॉक्टर साहब भेंट होते हैं, ना उनका मुजालिम जो वहाँ पर कोई भेंट होता है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं 12 अप्रैल 2005 में 7 वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था इसे, और इस परियोजना को उद्देश्य में निश्चित लक्ष्य सारणी में दिया गया जा रहा है। और इस परिणाम के अलावा जो है भारत सरकार ने कई अन्य कार्यक्रम आरंभ भी किए हैं। ये है जननी सुरक्षा योजना। देखिए जननी सुरक्षा योजना JHY, बालिका समृद्धि योजना, जिसको हम BS
आई एवं किशोर शक्ति योजना यानी KSY इत्यादि कहते हैं। तो सब कहते हैं भारत सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई गई है जो कि सुनने में कल्याणकारी लगती है, लेकिन कहते हैं कल्याणकारी तब बनती है जब आम गरीबों तक ये सुविधाएं पहुंच जाती है। अगर आम गरीबों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंचती है तो सिर्फ ये किताबी बातें रह जाती है, सिर्फ ये जो है किताब बातों में ही अच्छा लगता है लेकिन वास्तविकता में नहीं लगता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ और वहाँ पर मरीजों से पूछो तो हालात वो जो है विषम ही बताएंगे। सम कोई भी नहीं बताएगा कि सम यहाँ पर हालात है, यहाँ पर सुविधाएं मिलती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ और इसका निरीक्षण करो। कहते हैं सरकार जब देखने जाती है तो आपको पता है सरकार पहले ही अलार्म बजा देती है कि भाई हम इतने तारीख को आने वाले हैं, स्वास्थ्य में आने वाले हैं, सरकार देखने वाले हैं हमारे सरकार देश के। तो वहाँ पर पहले ही सुविधाएं बहुत ही चकाचौंध कर देते हैं, सभी मरीजों को साफ सुथरा कर देते हैं, सब कुछ ए टक दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग जाते हैं सब कुछ उजाड़ लेते हैं। फिल्मों में भी अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि जब मंत्री जी आते हैं तो पूरा साफ सुथरा कर देते हैं हर चीज़ों को, और जैसे मंत्री जी चले जाते हैं वैसा हालात वैसा का वैसा ही धरा का धरा ही रह जाता है। लेकिन मंत्री जी कभी ना चुपके से जाते हैं, वो तो बता के जाते हैं, अलार्म करके जाते हैं कि भाई हम तो देखने आ रहे हैं, आ जाइए हमारे साथ में, सब चीज़ की व्यवस्था करके रखिएगा। तो यही तो विडंबना है भारत की कि ये दिखावा क्यों? जो सच्चाई है ज़मीनी हकीकत में दिखाइए ना, जो मंत्री लोगों को भी पता चले कि क्या स्वास्थ्य सुविधाएं। और इस बात को मैं जानता हूं कि मंत्री से को भी पता है, ये बात पूरी है कि कैसा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन कहते हैं ना वो क्या करेंगे ये जान के। कहते हैं उनको तो सिर्फ अच्छी बातें ही अच्छी लगती है। इवन कि अगर सड़कों पे भी जाइएगा ना तो सड़क जब वो मंत्री जी निकलते हैं तो पूरा सड़क को सजा देते हैं अच्छे से, लेकिन जैसे ही आप देखिएगा उससे पहले हालात देखिएगा तो कहते हैं उस पर जाना भी दुश्वार हो जाता है इंसानों का। लेकिन मंत्री जी आएंगे तो उनके लिए पूरा साफ सुथरा सड़क कर दी जाती है, चमका दिया जाता है, हर जगह पोस्टर लगा दी जाती है क्योंकि वहाँ पर मंत्री साहब आ रहे हैं। तो ये सब सिर्फ दिखावा है, और भारत में दिखावा जो है बहुत ही विनाशकारी भी है, क्योंकि इससे देश की तरक्की नहीं हो रही है, देश की जो है बुरा हाल हो रहा है, और ये स्वास्थ्य सेवाओं में भी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक सारणी आया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें ग्रामीण वर्ड लगाया गया है, लेकिन ग्रामीण में कहीं भी आपको कोई मिशन नहीं दिखेगी। NRHM द्वारा इसको बनाया गया है शॉर्ट फॉर्म, और दृष्टि निर्देशित लक्ष्य और परिणाम देखिए NIRHB की दृष्टि क्या है और इसका परिणाम क्या मिला है। पूरे देश में से लागू करना, विशेषकर उन 18 राज्यों में जहां लोक स्वास्थ्य संकेत और जो है स्वयं स्थापना कमज़ोर है। यानी इस योजना को बनाया गया इसलिए कि जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल ही नहीं है वहां पर जो है इसको बनाया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ऐसा कहीं भी नहीं है। और इसका परिणाम क्या निकला? नवजात शिशु जो है मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित नवजात शिशुओं पर कोई शून्य स्तर पर लाना। यानी इनका परिणाम ये लाना था कि जो मृत्यु दर होती है बच्चों का, शिशु नवजात का, वो शून्य लाना, यानी एक भी मृत्यु ना हो। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। उसके पश्चात है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं आम लोगों की पहुंच में लाना, ये इनका जो है लक्ष्य था। लेकिन हुआ क्या, 2012 तक जो है IMR नवजात शिशु की मृत्यु को प्रति 10 लाख हजार में 100 तक लाने का प्रयास करना। तो देखिए ये प्रयास सफल हुआ? अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो ऐसा प्रयास नहीं देखेगा मिला गया। कहते स्वास्थ्य सेवाएं में अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारित करने वाले घटकों जैसे पोषक तत्व, सफाई, स्वच्छ और निरापद परियोजना के बीच जो है सहकर्मिक संबंध बनाना। तो देखिए कितनी अच्छी बातें बताई गई कि स्वास्थ्य तत्व दिया जाएगा, सफाई, स्वच्छता सब कुछ रहेगा। लेकिन 2012 के अंत तक ये सकल प्रजनन शीतलता के दर को जो 2.1 तक नीचे लाना था। लेकिन हुआ ये बात आपको शायद स्वयं ही पता होगा। उसके पश्चात भारतीय चिकित्सा तंत्र को सही रास्ते में लाकर उसे इतना व्यापक बनाना कि स्वास्थ्य सेवाएं जो सुलभ एवं सरल एवं सभी को पहुंच में आ जाए। अब देखिए सभी की पहुंच की बात बताई गई है जो कि इसका मिशन था। अब ऐसा नहीं हुआ। 2010 तक जो है मलेरिया से मृत्यु के जो 50% था, 2012 तक 60% घटाना था, लेकिन घटा नहीं। मलेरिया के जो है पेशेंट और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य प्रदान करने वाले सेवाओं को व्यापक बनाना ताकि बढ़ाए जाने वाले नियोजित आवंटन को अच्छी तरह से जो है लाया जा सके। देखिए सुविधाएं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, लेकिन इसको हकीकत लाए तब ना बात बने। कहते हैं कालाजार से होने वाली मृत्यु को जो 2010 तक जो मूल्य समाप्त करना। क्या कालाजार से अभी बच्चों की मृत्यु नहीं होती है? अभी समय में संभव ही नहीं है। तो ये जो लक्ष्य रखी गई उसमें कहीं हद तक जो है सफलता अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और भी इस मिशन का जो कार्य था योजना क्रियाओं में समुदाय को शामिल कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए योजना की प्रक्रिया में समुदाय को भी सम्मिलित करना, ये बात इसमें मुख्य रखी गई। और जो कहते हैं फाइलेरिया रोग को जो है 2010 तक जो है 70% और 2012 तक 80% घटाना। कहते हैं फाइलेरिया जो है एक ऐसा बीमारी है जो मच्छरों काटने से ही होता है, और ये पैर जो होती है सूज जाती है। यानी
फिलेरिया जो है एलिफेंटस भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, और ये हाथी पैर भी कहते हैं। तो हाथी पैर जैसा हो जाता है, और कहते हैं जो है 15 इसके समूल समाप्त करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी फिलेरिया के जो है बहुत से व्यक्ति आपको दिख जाएंगे, और बहुत से क्या, अगर इसका आंकड़े निकालिएगा तो ये लाखों करोड़ों में जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आधारभूत संरचनाओं को प्रशांत करना ये उद्देश्य था, लेकिन डेंगू बीमारी की मृत्यु को जो है 2010 तक जो 50% घटना, तो इसी स्तर पर जो 2012 तक जो है लगातार रखना। तो ये देखिए, आज भी डेंगू की जो समस्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन डेंगू की समस्या जो है लोगों की गलतियों से ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात है क्षमता विकास का धर्म में सहायता करना। तो इसमें जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन बढ़ाकर जो है 40 लाख प्रति वर्ष करना। तो ये मोतियाबिंद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जो आइस की जो है क्षमता खत्म हो जाती है, देखने को धुंधली हो जाती है। तो इसको सरकार ने जो इस पर काफ़ी प्रोत्साहित कार्य किया, जो जरूरी भी था। उसके पश्चात है ज्ञान सूचक। देखिए, कहते हैं सुविविधता का ज्ञान ऐसी शक्ति है जो मानव को कई प्रकार से शक्तिमान बना देती है। सुविधा व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह के कई विकल्पों के बीच चुनाव कर अपनी प्रगति का विकास को गति एवं दिशा दे सकता है। आज का जो है मानव समाज तीव्रता से जो है ज्ञानमय समाज की ओर बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में देखें तो हमारी समाज बेशकली बढ़ रही है, इसलिए समाज के अधिक से अधिक लोग आज अपनी जीवन यापन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर कर रहे हैं, और इन्हीं सब कारकों की वजह से जो है ज्ञान को मानव विकास का एक अभिन्न अंग माना जाता है। मानव विकास के जो है महत्वपूर्ण निर्देशक के रूप में इसे जो है प्रतिष्ठित किया जा गया है, क्योंकि ज्ञान सुविधा मानव विकास में गुणवत्ता उत्थान लाता है, इसलिए इसको बहुत से आयाम होते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, ज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ज्ञान से जो है कई रास्ते खुलते हैं। कहते हैं ज्ञान अगर सुचारू रूप से दिया जाए, सही ढंग से दिया जाए, तो कहते हैं एक पत्थर भी जो है जो फूल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान लेकिन सही से मिले तब ना, ज्ञान का सही प्रचार हो तब ना। मैं तो कई बार आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको ज़मीनी हकीकत देखना है तो ये बच्चों से पूछिए कि उनके टीचर कितने ज्ञान दे रहे हैं, कितने पहुँचते हैं, कितने समय पे पढ़ाते हैं, और क्या कंडीशन होती है। तब आपको ज्ञान का सूचक आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान हर चीज़ का जो है नाश करती है, बुराइयों का नाश करती है ज्ञान। तो ज्ञान होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ज्ञान से जो है हम देश को जो है विकसित कर सकते हैं। ये है अगर प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ा दिया जाए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम प्राथमिक माध्यमिक द्वितीय स्तर पर सकल जो है प्रवेशार्थियों का अनुपात देखें, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखता है अगर हम ज्ञानों को बढ़ाएं। इसलिए इस पाठ में शिक्षा के क्षेत्रीय विस्तार और प्रतिमान पर चर्चा न करते हुए सीधे सीधे हम प्रौढ़ साक्षरता पर ही चर्चा करेंगे। मानव विकास की जो घटकों में ज्ञान प्रमुख घटक होता है, और इसके मापन में साक्षरता एवं महत्वपूर्ण सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। राष्ट्रीय संपर्क सर्वे संगठन यानी NSHO के 42वें पारी में जो है 1995-96 तक कुछ चुने हुए शिक्षा के संबंधी सांख्यिकीय आंकड़े जो 1997 से 98 इस तथ्य को उजागर करते हैं कि भारत में कुल जो है जनसंख्या को जो है 53.38 जो है 38% प्रौढ़ शिक्षा साक्षर है। तो देखिए, ये आंकड़े सिर्फ कहते हैं महत्वपूर्ण है, बट इसका वास्तविकता अभी देखने को नहीं मिला है। 2005 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सन 2003 तक जो है 61% प्रौढ़ भारत में साक्षर हो गए हैं। यदि इस आंकड़ों को राज्य स्तर पर विश्लेषण करें तो प्रौढ़ साक्षरता के प्रति रूप में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अब देखिए, इसी बात को यहाँ दोहराया गया है। 2003 तक 61% प्रौढ़ भारत में साक्षर हो गए हैं, ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो ये प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत ये खास बदलाव नहीं आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्रीय जो है प्रतिरूपों में बहुत विभिन्नता देखने को मिला है, और बिहार झारखंड को मिला दें, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में जो है उत्तराखंड हम सहित ले लें, और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को हम सम्मिलित करें, तो कहते हैं जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और राज्यों में प्रौढ़ साक्षरता राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो आप देखिए कितने सारे राज्य हैं जहाँ पर जो है साक्षरता का जो राष्ट्रीय औसत है तो औसत से भी कम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अंत इन राज्यों में प्रौढ़ जो है साक्षरता के अभियान सशक्त एवं गतिमान बनाने की आवश्यकता है। तो कब तक बनाया जाएगा, कब इसमें सोचा जाएगा? क्या सरकार सिर्फ इसलिए सोच रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए? तो देखिए, इन क्षेत्रों में आज तक जो है विकास नहीं हुआ, जबकि बिहार में कहते हैं सुशासन है, लेकिन बिहार में सुशासन कहीं नहीं देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में कहते हैं बहुत ही उत्तम प्रगति है, लेकिन यहाँ उत्तम प्रगति कहीं नहीं देखने को मिल रहा है।
तो कहते हैं ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिर्फ सरकार ताल ठोकती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही सुचारू रूप से हम बना रहे हैं, जुझारू रूप से कर रहे हैं कार्य, लेकिन देखा जाए ज़मीनी हकीकत तो उसमें बहुत ही आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात है सकल नामांकन अनुपात यानी GER, यानी यह किसी खास आयु वर्ग के जो है शिक्षार्थियों की कुल संख्या जो किसी कक्षा में नामांकन होना चाहिए तथा कुल शिक्षार्थियों की नामांकन संख्या जो इस कक्षा के लिए नामांकित हुए हैं का अनुपात होता है। कभी कभी सकल नामांकन अनुपात जो है 100% से भी ज़्यादा हो जाता है और इसका मुख्य कारण उस निर्धारित आयु वर्ग से कम या ज़्यादा आयु के लोगों की भी उस कक्षा में दाखिल या प्रवेश दशा दिया जाना है। तो देखिए इस बात कोई दो नहीं है, कभी कभी 100 से अधिक हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कि वहाँ कक्षा दाखिला प्रवेश दिया जाना होता है। अगर आप सोचिएगा कि भारत में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है तो शायद आपको मैं बात बता दूं कि सबसे अधिक डिग्री जो है भारत में ही दिया जाता है। आप सोचिएगा कि भारत में अगर डिग्री इतनी दी जाती है फिर शिक्षा का स्तर इतना कम क्यों है। तो ये आप जाके जो है अपने जो क्षेत्र के मंत्रियों जी से पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों है। भारत में जब सबसे अधिक डिग्री दी जाती है, आपको पता है अमेरिका में भी इतनी डिग्री नहीं दी जाती होगी जितने भारत में दी जाती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है लोगों की बेशक ही वो डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो मानसिकता होती है, सोच विचार की क्षमता होती है, वो नहीं मिल पाता है। आज जहाँ भी चले जाइए नकल की ये एक आयाम चली हुई है। मैं तो खुद भी देखता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में इतने कमज़ोर होते हैं, डिग्री डिप्लोमा में नाम लिखा लेते हैं और बेखूबी पास भी हो जाते हैं, क्योंकि जब उनसे पता करते कैसे तो वहाँ पर पर्ची चलती है। कॉलेजों में जाके देखिए, स्कूलों में जाके देखिए, धड़ल्ले से पर्ची चलाई जाती है और सरकार और जो यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो बिल्कुल गिरता चला जा रहा है। कहते हैं नकल करके अगर आगे बढ़िएगा तो अकल कहाँ से आएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज सरकार इस बात पे जो है लगाम नहीं लगा पा रही है। इवन कि न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि जब टीचर चेक करते हैं तो उन्हें 500-500 के नोट निकलते हैं, 1000-2-2 हज़ार के नोट निकल रहे होते हैं और कहीं तो गाने लिखे हुए नजर आते हैं। टीवी में ही दिखाया जाता है, न्यूज़ में भी दिखाया जाता है सभी बातों को। तो आखिर इन बच्चों में क्या ज्ञान नहीं दिया गया था, समझाया नहीं गया था। तो बात तो यही है, बात तो वही प्रश्न उठ खड़ा होता है। बच्चों से पूछिएगा तो शिक्षक नहीं आए, शिक्षक से पूछिएगा तो बच्चे नहीं आ रहे थे। सब एक दूसरे पर जो है अपनी जो फितरा डाल रहे हैं, कोई इसका जो है वास्तविक जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में इतने अच्छे शिक्षा का स्तर था लेकिन फिर भी इतने अच्छे शिक्षा का स्तर नहीं है। कहते हैं नामांकन किया जाना, यहाँ पर कहते हैं कोई भी अगर एक पद निकल जाए, भारत में देखिए कोई भी अगर नौकरी के पद निकलता है तो उसको लाखों फॉर्म भरे जाते हैं एक पद के लिए। तो क्या कारण हो सकता है यहाँ, क्योंकि सबको कहते हैं क्या कहें, यहाँ पर शिक्षा की बहुत स्तर है, सब पढ़ लिख लेते हैं लेकिन ज्ञान की जो होना चाहिए वो शायद स्तर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हम इस अनुपात को केवल प्राथमिक स्तर पर ही जो है 1ली से 5वीं तक ही विश्लेषण करेंगे, जो कि काफ़ी जरूरी रहेगा। 2005 से 6 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल नामांकन अनुपात में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है। जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग जो है 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा तक में अनुपात जो है 1950-51 से 32.1% था, जो बढ़कर जो है आज देखा जाए 2003 से 4 में 84.81% तक हो गया है। और इसके साथ ही साथ बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या प्राथमिक स्तर पर 2001 से 2 में जो है 39% से घटकर जो है आज 31% हो गई है। देखिए सिर्फ यहाँ पर 8% की ही जो है वृद्धि हुई है। और जो आंकड़े देखिए कहाँ इम्पोर्टेंट है। विभिन्न राज्य केंद्रीय शासित क्षेत्रीय राज्यों में प्राय रिपोर्ट के अनुसार स्कूल छोड़े हुए छात्रों की जो है 2001 से 2005 तक संख्या 2005 में 3 करोड़ 20 लाख से घटकर जो है 95 लाख हो गई है। कहते हुई तो है, क्यों हुई है, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत ढील दे दी गई है। कहते हैं अगर आप सिलेबस को भी ध्यान दोगे तो आप कहते हैं 2001 तक की बात करो और 2023 तक की बात करो, सिलेबस तो सरकार ने आधे कर दिए हैं, आधे से भी आधे कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता, सरकार को है इस बात की ज्ञान कि बच्चे के आज दिमाग जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है चीज़ की तरह, क्योंकि आज ज्ञान की सतर बढ़ ही नहीं रही है। आज तो सरकार ने सिर्फ बच्चों के लिए सुविधा बना दिया है, थोड़े से चैप्टर रहते हैं, थोड़े ही चैप्टर में वो लोग क्या करें, नकल करें, अकल डाले, क्या डालें, रट लेते हैं। और रटे हुए चीज़ कभी भी ज्ञान का जो है प्रतीक नहीं बन सकता है। तभी तो यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उनको शिक्षा दर को बढ़ाना। लेकिन शिक्षा, अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने का क्या मतलब है जब बच्चे के अंदर लिखने पढ़ने की समझ ही ना हो।
आज कई क्षेत्र में चले जाइए, कहीं जगह जो है आप आकलन कीजिए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं, 12वीं पास होते हैं, चाहे वो होते हैं, उनको एक पत्र तक लिखने नहीं आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। परंतु 95 लाख स्कूल छोड़े छात्रों की संख्या अब भी प्राथमिक स्तर पर काफ़ी चौंकाने वाली चिंता का विषय है। यहाँ तो 95 लाख की बात की जा रही है। कहते हैं छोड़ तो बेशक बच्चों ने दिया है कक्षा, लेकिन उनमें ज्ञान का नहीं है प्रसार। पहले के समय में अगर देखा जाए, जो पहले की बात किया जाए, तो 5वीं क्लास के बच्चे जो होते थे काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे, काफ़ी समझ वाले होते थे। पहले के समय में अगर देख लीजिए, आप अपने दादा परदादा से ही आप बात कीजिए, उन पे देखिए कितना ज्ञान का जो है स्तर ऊँचा है। लेकिन आज MA BA पास वाले व्यक्ति भी वो कार्य करके नहीं दिखा पाते हैं जो पुराने समय के 5वीं क्लास के बच्चे हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हो कि शिक्षा का स्तर आज कितना कम गया है। तब क्योंकि सरकार ने सिलेबस भी कमा दिया है, सरकार ने बच्चों को सिर्फ सुविधा दिया है, यानी उनका दिमाग जो है सिर्फ एक चीज़ की तरह बना दिया गया है। ये मैंने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के बुक जो है BA वाले बच्चों के इंग्लिश का बुक है, उसमें सारी बात जो है लेखक ने बहुत ही विस्तार पूर्वक वहाँ पर बताया है कि बच्चों का जो दिमाग उन्होंने सॉफ्ट कर दिया है हर जगह से। आज टीवी, इंटरनेट, ये सब चीज़ों से बच्चों का दिमाग सॉफ्ट हो रहा है। किताबी बातों तो कभी पढ़ी नहीं जाती है, ठीक है। और यही देखें राज्य स्तर पर अब इस अनुपात को जो है आंकड़े विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि मणिपुर में जो है 16.77% से लेकर जो है 55.82% बिहार में विभिन्नता है। तो काफ़ी विभिन्नता देखने को मिल जाता है। मणिपुर में 66.70% से जो लेकर बिहार में जो है 55.82% है। जिन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम अनुपात हुए हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड एवं नागालैंड। अब देखिए, जिन राज्यों में राष्ट्रीय स्तर से भी यहाँ पर शिक्षा का दर जो है कम है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, नागालैंड। ये सब नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ के जो है मंत्री सब बहुत काफ़ी जो है डिंगे हाँकते रहते हैं कि हमारा शिक्षा स्तर बहुत काफ़ी ऊंचा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ऊंचा नहीं है। शिक्षा में नामांकन की संख्या विशेष रूप से निचले स्तर पर सुधारने के लिए तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के अशिक्षित रखने की संख्या को घटाने के लिए भारत सरकार ने कई नए कार्यक्रम आरंभ किए हैं। साथ ही साथ मौजूदा कार्यक्रम को और अधिक सशक्त एवं क्रियाशील करने की पहल भी की गई है, लेकिन शिक्षा का दर जो है बढ़ नहीं रहा है। उसके पश्चात है आर्थिक सूचक, यानी पैसे के अंतर्गत मानव विकास की अवधारणा में आर्थिक वृद्धि एवं उत्पादकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आर्थिक विकास मानव के विकास में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अलावा प्रगति के सोपान में भी चढ़ने का एक जो है माध्यम भी है। आर्थिक समृद्धि के सूचकांकों में सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण आते हैं। कहते हैं यहाँ हम केवल प्रति व्यक्ति आय सूचक पर ही चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं अगर देखा जाए तो 2005 से 2006 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो थी 1950-51 में 3,684 रुपये थी, जो बढ़कर देखा जाए 2004 से 5 में 19,649 रुपये हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। यद्यपि यह वृद्धि जो है महत्वपूर्ण एवं मनभावना है, परंतु इसमें क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर काफ़ी असमानताएं हैं। देखिए, बेशक यहाँ पर 19,000 दिखाई गई है, लेकिन ये आगे यही बात लिख दी गई है कि ये मन भावना है, परंतु इसमें क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर काफ़ी असमानताएं देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी प्रति व्यक्ति आय में असमानताएं काफ़ी झलकती है, और यहाँ तक गरीबी रेखा से नीचे के सबकों में प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत विभिन्नता एवं असमानताएं दिखती है। कहते हैं ना, सरकार सिर्फ आंकड़ा प्रस्तुत करती है, वास्तविकता प्रस्तुत कभी नहीं करती है। गरीबी न केवल आर्थिक जो है प्रतिभास घटना है, अतुल असामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वचनना भी यह है, यानी वचनना भी है ये, और यह निम्न जीवन स्तर में कुपोषण, निम्न जो है मानवीय विकास इत्यादि से प्रतिबंधित भी होती है। योजना आयोग के अनुसार देखा जाए तो 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या जो थी 26.10% थी। इसमें से जो है 27.9% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 23% शहरी क्षेत्र में थी। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए और शहरी क्षेत्र में तो कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 27% ग्रामीण में है और 23% शहरे में है। तो इसका मतलब है कि दोनों क्षेत्रों में एक जैसा ही है। कहते हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के मुख्य कारण लोगों की जो है भूमिहीन एवं
जो है सीमांताएं किसान होना बताया गया है, वहीं शहरी क्षेत्र में गरीबी जो है मिलियन बस्तियों में रहने वाले लोगों में दृष्टिगत होती जा रही है। कहते हैं उड़ीसा, बिहार, झारखंड सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित भारत के सभी पूर्व के सभी राज्य जो है विलास, मिजोरम एवं पश्चिमी बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की जो है प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। कहते हैं अगर किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप इन सारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में चले जाओ, तो यहाँ पर जो है अगर बातें किया जाए तो कहते हैं बहुत ही बेस्ट कंडीशन यहाँ पर है, गरीबी उन्मूलन हुआ है। लेकिन औसत कहते हैं औसत से भी नीचे है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ इस क्षेत्रों में जो है गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की और यहाँ पर बात बताई गई जो कि जरूरी भी है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, मानव विकास सूचकांक राज्य स्तरीय विश्लेषण। देखिए जो मानव विकास सूचकांक है इसको हम राज्य स्तरीय विश्लेषण करेंगे कि राज्य स्तर पर जो है इसका क्या वैल्यू है और सबसे लोअर राज्य कौन सा है और सबसे अच्छा हायर राज्य कौन सा है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा कि हम मानव विकास सूचकांक को राज्य स्तर पर देखेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ पर जो है उजागर होगा। कहते हैं UNDP द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट को सामान्य भारत की योजना आयोग द्वारा वैसा ही रिपोर्ट 2001 में तैयार की गई। जो UNDP ने तैयार किया था वैसे ही जो है भारत के योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया, जो दोनों काफ़ी मिलते जुलते थे। इस रिपोर्ट में भारत के कुछ बड़े राज्य जिसमें से अभिव्यक्त बिहार राज्य भी शामिल था में विद्यमान मानव विकास की स्थिति का विश्लेषण किया गया था और बिहार के अलावा अभिजात मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश भी शामिल किए गए थे। और इन राज्यों में मानव विकास सूचकांकों के जो निम्नांकित तरीकों में दर्शाया गया, तो ये टेबल अगर हम देखें एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा कि किस राज्य में जो है मानव विकास सूचकांक किस कंडीशन में है। और जो कहते हैं राज्य में जो लोग सब होते हैं और कहते हैं कि हमारा राज्य अच्छा है, ठीक है, HDI के अंतर्गत, तो वो बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किस राज्य का कैसे व्यवस्था है। कहते बोल देने से नहीं होता, हकीकत भी देखना होता है। तो ये हकीकत आपके सामने लाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम टेबल को और इसमें एनालाइज करते हैं राज्य स्तर पर जो है जो मानव विकास सूचकांक किस प्रकार यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर आपके समक्ष जो आया है भारत में जो मानव विकास सूचकांक राज्यों के नाम वर्ष 2001 के अंतर्गत। तो देखिए राज्य की स्थिति मानव विकास सूचकांक यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो है 0.416 की जो है मानव विकास सूचकांक दर्ज की गई थी। वहीं असम में जो है 0.386 दिखाई गई थी और बिहार में जो है 367 दिखाई गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए बिहार का यहाँ पर सबसे लो कंडीशन है, बिहार का यहाँ पर सबसे लो कंडीशन है 367 यानी 367 है। तो ये बिहार काफ़ी लोअर कंडीशन में आता है। गुजरात में देखा जाए तो 479 है, यहाँ दशमलव की जो है मिसप्रिंट हुई है, तो आप इस कन्फ्यूज़न मत होना, ठीक है, 479 है इसका। हरियाणा जो है देखा जाए तो 0.509 है यानी 509 है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 600 से कम ही है, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटक अगर यहाँ पर देखा जाए केरल का तो एक जैसा है, लेकिन कर्नाटक का जो है यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। तो आप जो है इसके इंग्लिश वाले सेक्शन में देख सकते हो कि सही इसका आंकड़ा क्या है। लेकिन केरल को अगर हम बात करें तो केरल में जो है देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है, यानी देखा जाए 600 से अबव है। और देखिए 600 से ऊपर जो होता है वो मिडल स्तर पे आता है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी 600 से ऊपर जो होता है वो मिडल स्तर पे आता है। तो सिर्फ केरल का ही जो है HDI सबसे अच्छा माना जा सकता है इन कंडीशनों में, जहाँ पर सबका जो है 600 से नीचे ही है। तो केरल ही काफ़ी थोड़ा कंडीशन में यहाँ पर लग रहा है। और बात करें और भी राज्यों का तो बहुत बुरा हाल है। और इसमें आपको देख सकते हो कि सबसे अच्छा जो है केरल का है और सबसे बुरा जो है बिहार क्षेत्र का है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए आगे चल के हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। कहते हैं 0.394 यानी 394 है, जो कि काफ़ी कम को यहाँ पर दर्शाया गया है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कहते हैं, महाराष्ट्र जो है सपनों का शहर होता है, मुंबई के साथ ही ये है। तो यहाँ पर भी देखिए HDI जो है बिल्कुल ही कम है, यानी 0.523 है, जो कि काफ़ी कम दर्शाया गया है। जैसे कहते हैं शहर है वैसा इसको काफ़ी डेवलपमेंट होना चाहिए था।
उड़ीसा की बात करें तो 404 है, जो कि ये भी जो है बहुत ही बुरे कंडीशन में ही देखा जा सकता है। पंजाब का भी व्यवस्था उसी प्रकार से है, 527 है, यानी 0.527 है, तो ये भी कोई अच्छा कंडीशन को नहीं दर्शाया है। वही राजस्थान की बात करें तो 0.424 है, जो कि ये भी अच्छा नहीं है, यानी लोअर कंडीशन में, सारे के सारे लोअर कंडीशन में है। सिर्फ केरल ही है जो वो मिडिल क्लास में आ रहा है, केरल ही है जो मिडिल क्लास में आ रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि तमिलनाडु के बात करें हम तो यहाँ पर 0.531 है, यानी 531 है, तो ये भी कुछ अच्छा कंडीशन में नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश कहते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, काफ़ी बड़ा, तो यहाँ पर 0.388 है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी HDI का जो है संतोषजनक जो है इसका आंकड़ा नहीं है, ठीक है, जो होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 0.477 है, यानी 477 है, तो ये काफ़ी कहते हैं ज़रूरी बात है, और ये पश्चिम बंगाल के लिए अवस्था के लिए भी सही नहीं है। अगर भारत की एवरेज देखा जाए तो 472 ही है, तो भारत का एवरेज कैसे अच्छा होगा जब राज्य का एवरेज अच्छा नहीं है, तो 472 ही है। और कुछ ही राज्य में जो है भारत के औसत के समान ही है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक जो है आपको देख लिया कि केरल में जो है 628 है, जो कि काफ़ी मिडिल क्लास में आता है, और सबसे लोअर कंडीशन बिहार का ही इस टेबल में दिखाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है यहाँ पर शो किया गया है, इशारा किया गया है। इन तालिकों को देखने के बाद आप इस बात के लिए ज़रूर समझ गए होंगे और इसका निष्कर्ष भी निकाल सकते हो कि कुछ राज्यों को छोड़ दे तो स्पष्ट रूप से उत्तर पर दक्षिण का विभाजक उभर कर दिखाई पड़ता है, और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी दक्षिण भारतीय राज्य अच्छा कर रहे हैं बेशकली, जबकि पंजाब हरियाणा के अतिरिक्त उत्तर भारतीय राज्य मानव विकास सूचकांक के हिसाब से असफल रहे हैं, यानी जो होना चाहिए वो कंडीशन यहाँ पर उनको नहीं प्राप्त हो पाई है। इन राज्यों के मिलाकर एक जो है वर्णनिंग शब्द यानी बीमारू बनता है। बीमारू का मतलब होता है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहते हैं ये बीमारू जो बनाया गया है ये सबसे लोअर कंडीशन को बनाया गया, जैसे बीमारू मतलब बीमार, और ये तीनों राज्य जो है बीमार है, एक तरह से देखा जाए इसके अंतर्गत बिल्कुल ही बीमार है, यानी बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सारे के सारे जो हैं बिल्कुल ही बीमार है, ठीक है। और ये बीमार कहते हैं जो बीमारी शब्द का पर्यायवाची हो सकती है, अर्थात इन राज्यों की स्थिति बीमार व्यक्ति जैसे ही है, जैसे बीमार व्यक्ति होता है वैसे ही हालात है। अब देखिए कहते हैं 2023 में भी इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, बेशक ये आंकड़ा कुछ और दिखाया जा रहा हो, लेकिन 2023 में भी बात करें तो आंकड़ा वही आंकड़े को दर्शाया गया है, तो मिडल में ही अभी भी भारत है। उत्तर दक्षिण विभाजक रेखा जैसे कि पूर्वी पश्चिम विभाजक भी स्पष्ट है, और पश्चिम स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र अपेक्षाकृत बड़ी जो है सजगता और मानव विकास के कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, जबकि पूर्व स्थित राज्य जैसे उड़ीसा, असम के बहुत अच्छा नहीं कह रहे हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों में मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय सूचकांक के औसत से भी नीचे है। अब देखिए जो हमारा भारतीय मानक सूचकांक है उससे भी नीचे इन क्षेत्रों में पाया गया है, और अब आपको पता है कि आपने बिहार का तो हालत देख ही लिया है। पश्चिम बंगाल में यह जो है राष्ट्रीय औसत के ठीक बराबर ही स्थिति में है, यानी पश्चिम बंगाल में देखिए तो भारत की जो औसत है उसी के आसपास वो भी जो है बिलोंग कर रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अंततः जिन राज्यों में मानव विकास सूचकांक की स्थिति बहुत कम या नीचे है उन राज्यों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और कहते हैं सरकार देना भी चाहते हैं, कहते हैं सरकार कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है आए दिन कुछ ना कुछ जो है उलट पुलट होती रहती है। तो इन क्षेत्रों के जो है HDI का जो है यानी मानव विकास सूचकांक को जो है नहीं बढ़ाया जा सकता, और ये बहुत दुष्कर्म कार्य है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कई सालों तक जो है सुशासन के राज था है, कहते हैं कि सुशासन का राज हुआ है, लेकिन फिर भी ये देश अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इवन कि जहाँ के जो है मानव विकास सूचकांक है वहाँ पर कहते हैं कि बहुत कुछ सुधार किया गया है, शराबबंदी भी की गई सरकार की तरफ से, वहाँ पर जो है बहुत प्रोत्साहन किया गया, लेकिन सब ये बातें सिर्फ एक किताबी बातें रह गई है। कहते हैं अगर शराबबंदी हुई है तो सिर्फ ये झूठी कहानी है। आज जितना शराब बिहार में उपयोग किया जा रहा है शायद किसी और दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि ये बहुत ही विडम्बना भरी जो है सिचुएशन आ गई है कि जिस राज्य में जो चीज़ बंद की जाती है उस राज्य में वो चीज़ जो है धड़ल्ले से चल रही होती है। तो ये सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है।
कहते हैं अधिक तथा कठोर प्रयास इन राज्यों में करने होंगे ताकि मानव जो है विकास सूचकांक में सुधार हो सके। कहते हैं ये बात अच्छी है कि इन क्षेत्रों में जो है कठोर प्रयास करने की आवश्यकता है और प्रयास जो है सुधार लाने के लिए काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन कहते हैं अगर आप प्रयास कर रहे हो तो इसको ज़मीनी हकीकत पे भी लाना ज़रूरी होता है। कहते हैं हम हर काम तो है कागजी बातों में कर देते हैं, उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन जो है कागजी बातों में ही रह जाती है, ज़मीनी हकीकत पर नहीं दिखाई देता है। तो ये बातों को जो है बहुत कठोरता से जो है प्रयास करना है और इन राज्यों के जो है मानव विकास सूचकांक में सुधार करना है। अगर ये मानव विकास में सुधार नहीं होगा तो यहाँ के लोगों की जो कंडीशन है अच्छा नहीं बन पाएगा और ये आने वाले कई साल लग जाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखा जाए तो अक्सर जो है राजनीतिक ही जो है माहौल बिगड़ा हुआ होता है। कहते हैं अगर आप देखो, अगर अमेरिका के राज्य स्टेट के लेवल पे देखो, अमेरिका के अगर राजनीतिक देखो और इंडिया के राजनीतिक में थोड़ा देखो, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तभी तो वो देश इतनी विकसित है। और भारत में तो कहते हैं एक ही पद के लिए 75 बार लड़ाई होती है, 75 बार सरकार गिरती है, 75 बार सरकार बनती है। जब सरकार में उथल पुथल होती रहेगी तो ये जो है जनता को कौन संभालेगी, ये थोड़ा सोचने वाली बात है और ये ज़रूरी भी है। अधोलिखित अनुच्छेदों में भारत के राज्यों स्तर पर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। चर्चा की जानकारी भारत की योजना आयोग द्वारा जो है प्रस्तावित विकास रडार बनाई गई है। ये नहीं कि हमने इस पे कार्यक्रम नहीं चलाए हैं, विकास रडार जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसका जिक्र जो है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 में भी किया गया था और ये उपलब्धता भी काफ़ी जरूरी थी। कुछ 8 विभिन्न सामाजिक सूचकांकों के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को 2 अलग अलग समय यानी जो है सन 1980 एवं 1990 के लिए जो है विकास रडार बनाया गया है, जो मानव विकास सूचकांक में समय के साथ विकास एवं अरेखित प्रदर्शित भी करती है। तो कहते हैं सरकार की तरफ से हर एक कदम बनाया गया है। 1980 और 1990 के बीच में विकास रडार बनाया गया था और विकास रडार काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे। सूचकांकों के चयन और प्रमुख 3 आयामों में प्राप्त उपलब्धता को विभक्त कर दिया गया था और ये नाजुक आयाम थे: दीर्घ आयु होना, शिक्षा का व्यवस्था करना, प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण। अब देखिए दीर्घ आयु कब होगी, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन व्यवस्था ही नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी तो शिक्षा की व्यवस्था देखिए कैसा है। कहते हैं शिक्षा की व्यवस्था भी काफ़ी हद तक इन क्षेत्रों में प्रभावित हुआ है और प्राकृतिक संसाधन का तो कहते हैं नियंत्रण ही नहीं है। इतना दोहन इन क्षेत्रों में होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखा जाए तो उपयोग तीनों आयामों के साथ साथ मानव की आधारभूत आवश्यकता जैसे पेयजल, मकान की उपलब्धता आदि के विकास रडार में उल्लेख भी किया गया है कि इंसानों के जो है 3 आयामों के साथ साथ पेयजल, मकान की उपलब्धता काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और इसको विकास रडार में सम्मिलित भी किया गया है क्योंकि ये जरूरी था। अब देखिए विकास रडार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख 8 सूचकांक कौन कौन से हैं, यानी विकास रडार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले 8 जो है कौन कौन से, चलिए देखते हैं उसी को। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है विकास रडार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख 8 जो है सामाजिक सूचकांक। तो पहला तो यही है कि प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च को जो है हमें देखना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति अनुपात के आधार पर गरीबी का विस्तार, ठीक है, प्रति अनुपात के आधार पर गरीबी का जो विस्तार है इस पर ध्यान देना होगा। शुद्ध पेयजल की पहुँच, कि शुद्ध जो है पेयजल जो है हर जगह पहुँचे और ये पहुँचाना सरकार का प्राथमिक कार्य है, ठीक है। पक्का मकान युक्त परिवार का जो है अनुपात बनाना कि पक्का मकान आज सबके समक्ष होना ही चाहिए, सबके पास होना चाहिए। 7 वर्ष एवं इसके ऊपर आयु वर्ग में साक्षरता की दर की 7 वर्ष एवं इससे ऊपर की आयु वर्ग में साक्षरता होना ही चाहिए, चाहे जैसा मर्जी कंडीशन हो, बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, तभी जो है विकास रडार अपना कार्य कर सकेगा। उसके पश्चात आता है औपचारिक शिक्षा की तीव्रता, यानी औपचारिक शिक्षा होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरोक्त जो है क्रमिक कक्षाओं में नामांकन बच्चों का उन बच्चों को जिनकी आयु 6 से 18 वर्ष की है, जिनका नाम नहीं हुआ है, उनको भी समायोजित करते हुए बनाए गए सूचकांक में सम्मिलित करना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विकास रडार का। और विकास रडार इसी बातों पर कार्य भी करती है। 1 वर्ष की उम्र तक जो है प्रत्याशी आयु है तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके पश्चात नवजात शिशुओं में मृत्यु दर, नवजात शिशुओं में मृत्यु दर भी काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट रखता है। इस उपरोक्त जो है सूचकांकों का शून्य से जो है 5 अंकों के बीच में मूल्य का आकलन भी करते हैं कि सूचकांक में 0 से 5 अंकों के बीच मूल्य का आकलन करना बहुत ही ज़रूरी है।
यहाँ जो है शून्य अंक से आशय होती है कि उस सूचकांक के तहत किए गए प्रयासों की उपलब्धि सबसे कम तथा 5 अंक देने के मतलब सर्वाधिक उपलब्धियाँ। तो आपको पता है कि अगर 5 से ऊपर अंक मिलता है राज्य को तो इसका मतलब है कि वो उपलब्धि प्राप्त कर चुकी है। लेकिन आपने देखा है कई राज्य जो हैं जो 300 के कगार पे है, यानी 400 से भी नीचे जो है अपना कार्य कर रहे हैं और उनका जो है HDI यानी मानव विकास सूचकांक जो है बहुत नीचा है और ये बहुत चिंता का विषय है। और कहते हैं आज उन क्षेत्रों में ही ये चिंता का विषय है जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और सर ये नहीं कहीं को पिछड़ा हुआ राज्य है, अगर आप वहाँ पर जाकर देखिएगा तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सरकार की उथल पुथल के कारण जो है इन क्षेत्रों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम जो है सरकार नज़र आती है, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो सरकार को हर समय जो है समय अपने राज्यों पर जो है ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर वो ध्यान केंद्रित करेंगे तो राज्य का जनरल सी बात है कि जो मानव विकास सूचकांक है वो काफ़ी ग्रोथ करेगी और विकास करेगा हमारा भारत। तो ये ज़रूरी है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि मानव विकास के अंतर्गत था। हमने हर एक विषय पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया और हर एक बात पे हमने जानने की कोशिश किया। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तभी जो है वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर करने में कीजिए, क्योंकि इस शेयर कीजिएगा तभी तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प हो सकेगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। तो आप सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सअप स्टेटस पे जो है लगा दीजिए। कहते हैं आप व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइएगा तो जिन बच्चों को देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य कर लिया, आपने तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प कर दिया। तो ये इसके लिए अगर आप अच्छा ऐसा करते हो तो तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा आपका आभारी रहेगा। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा जब कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। ठीक है, अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लग रहा है तो कहते हैं अच्छी चीज़ों को जो है अपने मोबाइल में सेव करना गलत नहीं होता है। तो अभी जो है इसको सब्सक्राइब के बटन दबाइए और अपने मोबाइल में जो है चैनल को सेव कर लीजिए, क्योंकि जब सेव कर लीजिएगा तो आपके समक्ष जो होगा तिरपान स्टडी सेंटर जो है हर समय रहेगा और यहाँ पर वीडियो की भरमार है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है 8th क्लास से लेकर MA क्लास के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर आपको मिलेगा। आप उसको सिलेबस वाइज या आप इसको चैप्टर वाइज या क्लास वाइज जो है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। सारे वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो तो कमेंट भी अवश्य करो।